Dear students, good morning you all. एल्काइल हैलाइड टॉपिक सक्सेसफुली कंप्लीट हो चुका है और अब हम ऑर्गेनो हैलोजन कंपाउंड्स में हेलो एरीन्स, ठीक है, इस यूनिट का लास्ट टॉपिक है बेटा। ये हेलो एरीन्स या इसको एराइल हैलाइड्स भी कहते हैं, ये अब कंप्लीट करेंगे एंड देन नेक्स्ट यूनिट विल बी स्टार्टेड, दैट इज ऑक्सीजन कंटेनिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ठीक है बेटा, तो दिस हेलो एरीन्स में किसी कंपाउंड को हेलो एरीन्स कब कहेंगे? एरीन आप जानते हो, एरोमेटिक सिस्टम, बेंजीन रिंग। तो अगर हेलोजन बेंजीन रिंग से डायरेक्टली अटैच्ड हो तब कंपाउंड कहलाता है हेलो एरीन्स। डेफिनेशन लिख लीजिए, इफ हेलोजन्स आर डायरेक्टली लिंक्ड टू बेंजीन रिंग देन द कंपाउंड इज कॉल्ड हेलो एरीन्स और एराइल हैलाइड। इसको कैसे लिख सकते हो? ARX लिख सकते हो, C6H5X। बेंजीन रिंग को जो लिखने का तरीका है, PHX लिख सकते हो, है ना, या आप बेंजीन रिंग को हम ऐसे भी रिप्रेजेंट करते हैं, ये लिख सकते हैं। ठीक है, सो दीज आर द वे टू रिप्रेजेंट एक बेंजीन रिंग में। आप हेलोजन लगा दीजिए, हेलोजन कोई भी हो सकता है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, कोई भी हेलोजन ले सकते हैं। तो ये प्रेजेंटेशन है, मतलब एराइल हैलाइड होने के लिए हेलोजन को एरोमेटिक रिंग आई मीन बेंजीन रिंग से अटैच होना जरूरी है। ध्यान रखो, अगर आपके कंपाउंड में बेंजीन रिंग है लेकिन आपका एक्स रिंग से डायरेक्ट अटैच नहीं है, उससे अटैच कार्बन से अटैच्ड है, तो बेटा ये एराइल हैलाइड नहीं है, ये एल्काइल हैलाइड है। ये एक एलिफेटिक कंपाउंड है, ये एरोमेटिक है ना। एरोमेटिक एलिफेटिक में मैंने आपको बहुत डिटेल में सब बताया था। तो ये एक आपका, दिस विल नॉट बी रिगार्डेड एज, दिस इज नॉट अ एराइल हैलाइड, ये एक एराइल हैलाइड नहीं है। तो पहले तो आप एराइल हैलाइड और एल्काइल हैलाइड में डिफरेंस सीख लो, समझ लो अच्छे से। ठीक है बेटा, अब हम चलते हैं कि इन्हें बनाया कैसे जाता है, प्रिपेयर कैसे करते हैं। तो प्रिपरेशन ऑफ एराइल हैलाइड्स, सबसे पहले नंबर 1 बाय हेलोजिनेशन ऑफ बेंजीन। हेलोजिनेशन ऑफ बेंजीन, बेंजीन के डायरेक्ट हेलोजिनेशन कर सकते हो, पढ़ चुके हो आप लोग ये रिएक्शन, इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन। तो बेंजीन, और इसको मैंने मान लीजिए हेलोजन से रिएक्ट कराया और एनहाइड्रस AlCl3 या कोई भी हेलोजन कैरियर ले लो, एनहाइड्रस AlCl3 या FeCl3, समझ रहे हो, या आयरन ले लो, कोई भी हेलोजन कैरियर चलेगा, लेविस एसिड चलेगा। तो यहां से अगर आपने रिएक्शन कराई तो आपको हेलो बेंजीन या एराइल हैलाइड या हेलो एरीन कुछ भी कह लीजिए, प्लस यहाँ का जो H निकलेगा वो एक बचे हुए X के साथ HX बना लेगा। एक चीज ध्यान रखें, यहाँ पे हेलोजन जो है आइदर क्लोरीन या ब्रोमीन लो, ठीक है, आपको कारण पता है। आयोडीनेशन रिवर्सिबल होता है, डायरेक्ट फ्लोरिनेशन इज थर्मोडायनेमिकली नॉट अलाउड। ठीक है ना, इसकी मैकेनिज्म वगैरह सब मैं बता चुका हूं बेटा बेंजीन में, तो हम फिर से उसके पीछे नहीं जाएंगे। बस ये बता देता हूं कि रिएक्शन कौन सी है। रिएक्शन है इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन, और इलेक्ट्रोफाइल कौन सा है? इसका इलेक्ट्रोफाइल होगा X+, दैट इज हेलोनियम आयन। हेलोनियम आयन, अगर आपका क्लोरीन है तो क्लोरोनियम आयन, ब्रोमीन है तो ब्रोमोनियम आयन, आयोडीन है तो आयोडोनियम आयन। फ्लोरोनियम आयन तो आपको पता है जनरेट करना आपके बस का है नहीं। फ्लोरीन इज द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। फ्लोरिनेशन समवॉट डिफरेंट वे से कराते हैं। तो ये हेलोनियम आयन है। Cl+ को लिख लीजिए क्लोरोनियम आयन, Br+ ब्रोमोनियम आयन, एंड I+ इज कॉल्ड आयोडोनियम आयन। ठीक है, एक नोट पॉइंट लिख लो, आयोडीनेशन इज रिवर्सिबल and therefore it is carried out in presence of oxidizing agent। होता क्या है, I2 को अगर आपने किसी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की प्रेजेंस में रिएक्ट कराया तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की आयोडीनेशन में आपको हेलोजन कैरियर लेने की जरूरत नहीं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डाल दीजिए, ये खुद एक रिड्यूसिंग एजेंट है आपका आयोडीन जो है, इससे स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ऐड कर दो तो ये इसको चेंज कर देगा। किस में आ जाएगा बताइए? 2I+ + 2 इलेक्ट्रॉन। ये 0 से, देखो 0 से कहाँ गया, +1 में गया ना ऑक्सीडेशन स्टेट, तो ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ रहा है, मतलब ये खुद रिड्यूसिंग एजेंट हो गया। तो कोई आयोडीन से स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डाल दो बेटा, वो आयोडीन को आयोडोनियम आयन में बदल देगा, एंड देन बेंजीन पे जब आयोडोनियम आयन से ES रिएक्शन होगी तो सिंपली आपका क्या बन जाएगा? आयोडो बेंजीन। सो दिस इज हाउ आयोडो बेंजीन इज प्रिपेयर्ड। ओके, सो ड्यूरिंग आयोडीनेशन ऑलवेज प्रेफर टू टेक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। फ्लोरिनेशन कैसे करते हैं अभी आपको बताता हूँ। तो ये था एराइल हैलाइड्स को प्रिपेयर करने का मेथड बाय डायरेक्ट हेलोजिनेशन ऑफ बेंजीन। ठीक है बेटा, अब इसके बाद अगर आपको इसी में अगर आपने सपोज टॉलविन वगैरह लिया तो फिर आपको हेलोजन कैरियर लेना पड़ेगा और ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पे
हेलोजेंस लग जाएंगे। वो ऑलरेडी हम लोग एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स में पढ़ चुके हैं। मतलब बेंजीन की जगह अगर मान लीजिए, बेंजीन की जगह अगर मान लो मैंने टॉलुइन दे दिया CH3 और इसको क्लोरीन या ब्रोमीन से रिएक्शन कराया एनहाइड्रस Cl3 की प्रेजेंस में। एनहाइड्रस कंपलसरी है, मैंने बताया था। अगर हाइड्रेटेड लोगे तो फिर वही उस वाटर खुद एक लेविस बेस है, वो AlCl3 के साथ कॉम्प्लेक्स बना लेगा। तो इस केस में आपको क्या मिल जाएगा, ऑर्थोक्लोरोटोलुइन एंड पैराक्लोरोटोलुइन। ध्यान रखें टोलुइन जो नेम है ये IUPAC ने एक्सेप्ट किया हुआ है। इसको 1-chloro 2 methyl या सिंपल 2-chlorotoluene भी बोल सकते हो। टोलुइन हैज बीन एक्सेप्टेड, टोलुइन, फिनॉल, एनिलीन, बेंजीन, ये सब IUPAC नेम ही है, ध्यान रखिएगा, है ना। मतलब ये मत सोच लेना कि ये तो सब कॉमन नेम है, कॉमनली यूज करते हैं, लेकिन इतने फेमस हो गए हैं कि IUPAC ने एक्सेप्ट कर लिया है। तो ये बेटा आपका डायरेक्ट हेलोजिनेशन से एराइल हैलाइड्स कैसे बनते हैं। सेकंड, अब मैं आपको जो मेथड बताने जा रहा हूं बहुत इंपॉर्टेंट है। हालांकि उसका डिटेल हम लोग एरोमेटिक अमाइंस में पढ़ेंगे, लेकिन थोड़ा शॉर्ट में बता देता हूं। फ्रॉम बेंजीन डायज़ोनियम क्लोराइड, ये तो इतना इंपॉर्टेंट कंपाउंड है, इससे आप चारों एराइल हैलाइड बना सकते हो। डायज़ोनियम क्लोराइड, फ्रॉम बेंजीन डायज़ोनियम क्लोराइड, ठीक है ना। बेंजीन डायज़ोनियम क्लोराइड क्या होता है, C6H5 डायज़ोनियम N2 पे प्लस क्लोराइड Cl-। ये फ्रॉम बेंजीन डायज़ोनियम क्लोराइड, इससे आप कोई भी एराइल हैलाइड बना सकते हो। पहले बता दूं कैसे। देखो, अगर आपने बेंजीन डायज़ोनियम क्लोराइड N2Cl, यहां तो क्या है, डबल बेनिफिट में, एक तो नाइट्रोजन ऊपर से प्लस, N2 खुद एक बहुत स्टेबल कंपाउंड मॉलिक्यूल है क्योंकि N ट्रिपल बॉन्ड N होता है, ऊपर से यहाँ प्लस होने की वजह से भागने को राजी बैठा है। तो कोई भी अगर सब्सटीट्यूटर आया तो बहुत आराम से, इवन 0 से 5 डिग्री, आई मीन 5 डिग्री के नीचे ही ये सस्टेन करता है। टेम्परेचर बढ़ा दिया तो अपने आप ही भाग जाएगा यहाँ से निकल के। तो बात ध्यान रखिएगा, थोड़ा वाटर मिल गया फिनॉल बन जाएगा, तो बड़ा खतरनाक है। इस कंपाउंड को टेम्परेचर रेगुलेट करना पड़ता है। बेंजीन डायज़ोनियम क्लोराइड इज स्टेबल ओनली बिलो 5 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो ये आपका बेंजीन डायज़ोनियम क्लोराइड, अगर आप इसमें HCl एंड CuCl क्यूप्रस क्लोराइड कैटलिस्ट की प्रेजेंस पर रिएक्शन कराते हैं तो ये आपका बनेगा क्लोरोबेंजीन प्लस N2, ठीक है ना। क्लोरोबेंजीन प्लस N2 प्लस ये H3 होगा और ये Cl मिलके क्या बन जाएगा, HCl, ठीक है ना। CuCl कैटलिस्ट है, उसका काम आपको मालूम है हेलोजन कैरियर की तरह बिहेव करवाना है, ठीक है। तो इसके बाद अगर आपने HBr और CuBr डाल दिया, ठीक है, तो यहाँ पे बन जाएगा ब्रोमोबेंजीन। ऑर्गेनिक में एरोमेटिक सिस्टम में कन्वर्जन के लिए बेस्ट रूट होता है ये। मैं आपको जब पूरा ऑर्गेनिक हो जाएगा तो कन्वर्जन के तरीके सिखाऊंगा, वहां आप लोग देखोगे कितनी हेल्प करता है। ब्रोमोबेंजीन प्लस N2 प्लस फिर HCl, ये दोनों रिएक्शंस कहलाती हैं सैंड मेयर्स रिएक्शन। कौन सी, सैंड मेयर्स रिएक्शन, ठीक है बेटा। और अगर इसमें हम लोग क्या करें, इसमें सपोज Ki ऐड कर दें, पोटेशियम आयोडाइड ऐड कर दो, तो आपका बनता है आयोडोबेंजीन प्लस N2 प्लस क्या ले लोगे आप, यहाँ पे बनेगा KCl बन जाएगा, ठीक है, आयोडोबेंजीन। इसको कहते हैं गैटरमैन रिएक्शन। इससे भी आप आराम से एराइल हैलाइड, और अब जो सबसे ज्यादा वेटिंग में है कि फ्लोरोबेंजीन कैसे बनाते हैं, है ना, वो आपको देखना है। आप इसको क्या कर सकते हैं, दो तरीके हैं फ्लोरोबेंजीन बनाने के, मैं आपको एक एक करके बताता हूँ। यहाँ पे आप लोग क्या कर सकते हो, पहले तो इसका कॉम्प्लेक्स बनाना पड़ता है। बोरॉन ट्राइफ्लोराइड जानते हैं आप लोग, उसमें HF डाल दीजिए तो ये स्पीसीज फॉर्म हो जाएगी। इससे जब आप इसको रिएक्ट कराते हैं तो पहले एक कॉम्प्लेक्स बनता है N2 पॉजिटिव और H प्लस निकलेगा तो ये बन जाएगा बोरॉन टेट्राफ्लोराइड नेगेटिव। H प्लस इस Cl के साथ HCl बाहर। और अब आपको कुछ नहीं करना है, सिंपल हीट कर दीजिए, कुछ भी ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। सिंपल हीटिंग करने से इसमें से एक क्लोरीन आपकी वहां लग जाएगी, फ्लोरोबेंजीन प्लस N2 गैस बाहर प्लस आपका बोरॉन ट्राइफ्लोराइड क्लेविस एसिड, ये आपका प्रोडक्ट बनता है बेटा। तो ये चारों रिएक्शन लिख लीजिए।
इसमें आपने एटलीस्ट ये सीख लिया कि हम लोग फ्लोरोबेंजीन कैसे बनाते हैं, ठीक है। फ्लोरोबेंजीन बनाने की एक बेहतरीन रिएक्शन है। इस रिएक्शन को कहते हैं बेल्ज-सीमन रिएक्शन, बेल्ज। अभी नेम से तो उतना ज्यादा नहीं, लेकिन हाँ फ्लोरोबेंजीन बनाने का, जैसे एल्काइल फ्लोराइड बनाने के 2 मेथड बताए थे मैंने आपको। एक हेलोजन एक्सचेंज बताया, स्वार्ट्ज रिएक्शन, उसमें फ्लोरीन बना सकते हैं आप लोग। तो फ्लोरीनेशन फर्स्ट और लास्ट जो हेलोजिनेशन है दैट इज आयोडीनेशन, इसमें स्पेशल केयर लेनी होती, अदरवाइज क्लोरीनेशन ब्रोमिनेशन तो आसानी से हो जाता है। तो ये नोट कर लीजिए बेटा, है ना। इसके बाद ये आपको जरा ये भी बता दो ये बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड कैसे बनाते हैं, है ना। नोट लिख लीजिए, यहाँ का नहीं है वो, लेकिन चलिए फटाफट बता देता हूँ। नोट लिखिए, सिंथेसिस ऑफ बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, मतलब ये एकदम जब 5 डिग्री के नीचे ही स्टेबल है, तो जब जरूरत रहती है तभी बनाते हैं, क्योंकि बना के रखा और थोड़ा भी टेम्परेचर आपने रेगुलेट करने में गड़बड़ करी तो वो आपका डिकम्पोज हो जाएगा, तुरंत प्रभाव से डिकम्पोज हो जाता है, ध्यान रखिए। तो बेटा बेंजीन डाइजोनियम, सिंथेसिस ऑफ बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड देखो कैसे करते हैं। ये रिएक्शन में आपको फिर से एक बार जब एनिलीन पढ़ाऊंगा तो बताऊंगा। बेंजीन का वो हम रिएक्ट कराते हैं कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड से इन द प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेटेड H2SO4, इससे रिएक्ट कराया। आपको पता ही है ये नाइट्रेशन है, तो क्या बन जाएगा बच्चों, नाइट्रोबेंजीन नाइट्रोबेंजीन बन जाएगी, ठीक है। ये नाइट्रोबेंजीन है। अब आप इस नाइट्रोबेंजीन को रिड्यूस कर दीजिए, एक रिड्यूसिंग एजेंट ले लीजिए, टिन प्लस HCl कंसंट्रेटेड, या क्लेवेंशन रिडक्शन करा दो, जिंक प्लस HCl, या LAH डाल दो यार। ये रिडक्शन करके क्या बनाता है पता ही आपको, ऑक्सीजन हटा के हाइड्रोजन लगा दीजिए, एनिलीन। तो यहां तक आप आ गए एनिलीन कैसे बनाते हैं। इस तरीके से ऑर्गेनिक कन्वर्जन किए जाते हैं, ठीक है। ये आपने सीख लिया बेटा एनिलीन। अब इस एनिलीन से अब हम रिएक्शन कराते हैं NaNO2 प्लस HCl 0 to 5 डिग्री। ये भी कहने की बात है, एक्सपेरिमेंटल ये 5 डिग्री भी इसके लिए बहुत हो गया। तब जाके आपका ये कंपाउंड बनता है क्या, बेंजीन और N2Cl। इस स्टेप की मैकेनिज्म में आपको एनिलीन चैप्टर में बताऊंगा कैसे होता है, ठीक है। यहाँ बस अब आप ये लिख लीजिए कि इस तरीके से हम बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड बनाते हैं, ठीक है बेटा। ये पूरा एनिलीन में आप लोगों को बहुत डिटेल में है, मैं आपको बताऊंगा कि ये सारा खेल कैसे होता है, ठीक है। तो ये था आपका बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड की सिंथेसिस। अब नेक्स्ट मेथड आप लोग लिखेंगे बाय रैशिंग प्रोसेस, रैशिंग प्रोसेस से ही बना सकते हैं, इसको इंडस्ट्रियली बनाते हैं। इसमें बेंजीन को आपको HCl से रिएक्ट कराना होता है ऑक्सीजन के साथ क्यूप्रस क्लोराइड की प्रेजेंस में, Cu2Cl2, ठीक है। वैसे क्यूप्रस क्लोराइड CuCl2 लिखा जा सकता है, ये मर्क्यूरस को लिखते हैं G2Cl2। टेक्निकली CuCl एग्जिस्ट बट HgCl डज नॉट, है ना। तो इसको CuCl भी लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, देयर इज नो नीड टू राइट Cu2Cl2, ओके। क्यूप्रस क्लोराइड को मोर प्रिसाइसली CuCl ही लिखना चाहिए, किताबों में ऐसा मिल जाता है आपको। तो ये इसके साथ हाई टेम्परेचर प्रेशर पे जब आप हीट करोगे तो 2 मोल्स ऑफ ये क्लोरोबेंजीन भी बनेगा, क्योंकि HCl ले रहे हो और H2O बन जाती है बेटा। तो दिस इज हाउ क्लोरोबेंजीन इज प्रिपेयर इंडस्ट्रियली, इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन इसका ये, ठीक है। अब देखिए प्रॉपर्टीज, ये तो प्रिपरेशन हो गया। प्रॉपर्टीज में इसमें 2 रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो बेंजाइन मैकेनिज्म बहुत पूछा जाता है, बेंजाइन मैकेनिज्म पे क्वेश्चंस आते हैं, SNAR, है ना। 2-3 और बेसिक रिएक्शन है, तो इसको जरा हम लोग देखते हैं। सबसे पहले आपको मालूम है कि अगर यहाँ पे हेलोजन लगा हुआ है, जैसे अगर ये बेंजीन नहीं होता, नॉर्मल एल्काइल हैलाइड होता, तो हम न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन कराते। मैंने GOC वॉल्यूम 3 में SNAR मैकेनिज्म सिखाया है, आपको याद आ रहा है, तो एक बार उसको फिर से हम लोग देखेंगे बेटा, ठीक है। तो प्रिपरेशन में, सॉरी प्रॉपर्टीज में आपको बताऊं, सबसे पहले न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इस रिएक्शन को यहाँ पे हम लोग SNAR कहते हैं, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन ऑन एराइल सिस्टम। बेंजीन रिंग पे अगर हो रहा हो, आपको तो पता है रिंग पे जो क्लोरीन है
इसको यहाँ से हटाना बहुत डिफिकल्ट टास्क है, ये जेई में आया हुआ क्वेश्चन है। इसका कारण क्या है, बहुत सारे पॉइंट्स हैं। रेजोनेंस की वजह से ये प्लस एन ग्रुप है, डबल बॉन्ड कैरेक्टर लाएगा, सी डबल बॉन्ड सी तोड़ना गड़बड़। ये कार्बन और क्लोरीन के हाइब्रिडाइजेशन, कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp2, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में आपका वेरिएशन। तीसरी बात, अगर आप SN1 कराने गए तो कार्बोकेटाइन बनाओगे, बेंजीन रिंग पे प्लस चार्ज, हाईली अनस्टेबल गया। SN2 कराने जाओगे तो प्लेन के पीछे से अटैक करना पड़ेगा। अब ये मान लो बेंजीन रिंग का प्लेन है, ये क्लोरीन लगा हुआ है, ये व्हाइट, इसको हटाना है तो आपको इधर से आना पड़ेगा। यहाँ पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, रिंग का पूरा रिंग का पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, तो पीछे से अटैक करोगे, क्लाउड रिपेल करेगा उसको, मतलब हर एंगल से फेल हो रहा है ये, है ना। तो एराइल हैलाइड्स आर लेस रिएक्टिव in comparison to alkyl halides with respect to nucleophile। देखिए जरा, aryl halides are less reactive, aryl halides are less reactive than alkyl halides, aryl halides are less reactive than alkyl halides in nucleophilic substitution reactions due to number 1, पहला कारण क्या है, रेजोनेंस क्या होता है, कार्बन हेलोजन बॉन्ड एक्वायर due to number 1 resonance, carbon halogen bond acquire partial double bond character। ये कैसे होता है, ये अगर मैंने एराइल हैलाइड बना दिया कोई, यहाँ पे हेलोजन है तो ये प्लस एन ग्रुप है ना बेटा, ऑफ कोर्स माइनस आई भी है, लेकिन ये देखो इस वजह से यहाँ पे अब जब इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनाओगे तो यहाँ डबल बॉन्ड कैरेक्टर आएगा और डबल बॉन्ड को ब्रेक करना डिफिकल्ट टास्क है, ठीक है। दूसरी बात, सेकेंड कारण क्या है, हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन ऑफ रिंग, ये sp2 है। एल्काइल हैलाइड में ये sp3 होता है। अगर यहीं पे अगर सेम रिएक्शन आप लोग इससे कराते हैं, मान लो ये तो एल्काइल हैलाइड है, ये आपका है एराइल हैलाइड है बेटा, और ये है एल्काइल हैलाइड है, तो यहाँ पे तो ये प्रॉब्लम नहीं है ना, रेजोनेंस की प्रॉब्लम नहीं है, इसका एक्स आराम से न्यूक्लियोफाइल की हेल्प से रिजेक्ट किया जा सकता है। तो हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन ऑफ रिंग, इसका ये वाला कार्बन देखिए ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, इलेक्ट्रोनेगेटिव है ज्यादा, जबकि ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, समझ रहे हो, तो ये लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है, एक दूसरा कारण हो गया। थर्ड, SN1 क्यों नहीं हो सकता, अनस्टेबिलिटी ऑफ, देखो अनस्टेबिलिटी ऑफ बेंजीन कार्बोकेटाइन, ये तो एग्जिस्ट ही नहीं करता, इसलिए SN1 नहीं हो सकता। SN1 इज नॉट पॉसिबल बिकॉज दिस बेंजीन कार्बोकेटाइन इज हाईली अनस्टेबल, ठीक है बेटा, बात समझ में आ गई आप लोगों को। और फोर्थ रिपल्शन फ्रॉम, देखिए रिपल्शन फ्रॉम पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड ऑफ बेंजीन रिंग, रिपल्शन फ्रॉम पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड, repulsion from pi electron cloud of benzene ring if nucleophile attack from back side, मतलब SN2 भी नहीं हो सकता, if nucleophile attack from back side, that is the optimal transition state geometry, the optimal transition state geometry जो चाहिए हमें ट्रांजिशन स्टेट में, the optimal transition state geometry required for SN2 cannot be achieved, मतलब एराइल हैलाइड्स में ना तो SN1 हो सकता है ना SN2 हो सकता है, कुछ नहीं हो सकता है, तो यहाँ पे होता है SNAR। क्या होता है SNAR, अब हम पढ़ेंगे SNAR क्या है, वैसे मैं पढ़ा चुका हूँ बट शॉर्ट में जल्दी से बता दूं आप लोगों को, SNAR क्या है। SN1 क्यों नहीं होता, क्योंकि बेंजीन पे ऊपर अगर प्लस चार्ज हो गया तो अनस्टेबल, क्योंकि SN1 में कार्बोकेटाइंस बनते हैं। और SN2 क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि ट्रांजिशन स्टेट आप लोग देखते हैं ना, SN2 में बैक से अटैक होता है, तो बेंजीन रिंग का पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड पूरे पीछे फैला हुआ है, पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड पे माइनस और न्यूक्लियोफाइल पे माइनस, रिपेल करेगा, बैक से आ नहीं सकते, फ्रंट से हेलोजन के लोन पेयर, कार्बोकेटाइन बन नहीं सकता, डबल बॉन्ड कैरेक्टर, हाइब्रिडाइजेशन, मतलब सब कुछ अपोजिट ही है, सबके सब फैक्टर उसको रोक रहे हैं कि भैया ना तो SN1 होगा और ना SN2 होगा। तो एक स्पेशल मैकेनिज्म SNAR, देखिए ध्यान से, SNAR न्यूक्लियोफिलिक एराइल सब्स्टिट्यूशन। इसमें मैं आपको बताऊं, इसमें ध्यान रखना, इसमें अभी दो चीजें पढ़ने वाले हैं हम लोग। एक मैकेनिज्म पढ़ोगे बेंजाइन,
जिसमें पहले एलिमिनेशन बाद में एडिशन होता है, और यहाँ पे देखो ब्रैकेट में ये आता है पेपर में, एडिशन फॉलोड बाय एलिमिनेशन मैकेनिज्म, एडिशन फॉलोड बाय एलिमिनेशन मैकेनिज्म, ये ध्यान रखिए, पहले एडिशन एंड देन एलिमिनेशन मैकेनिज्म। ठीक है, तो इसमें पहले तो लिखो बेटा, इसमें लिखिए प्रेजेंस ऑफ नाइट्रो ग्रुप स्ट्रॉन्ग -I-M, प्रेजेंस ऑफ नाइट्रो ग्रुप। एक बार जल्दी से जीओसी में रिएक्शन मैकेनिज्म सेक्शन में इसको रिवाइज कर लेना, बहुत डिटेल में मैंने सिखाया हुआ है, बट थोड़ा सा ब्रीफिंग फिर से कर देता हूँ जिससे कि रिफ्रेश हो जाए आप लोग। ये बात हमने की हुई है पहले, ठीक है ना। एडिशन फॉलोड बाय एलिमिनेशन मैकेनिज्म में लिखिए प्रेजेंस ऑफ नाइट्रो ग्रुप ब्रैकेट में स्ट्रॉन्ग -I-M फेवर SNAR या increases the rate of न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, न्यूक्लियोफिलिक एराइल सब्स्टिट्यूशन। देखिए अगर हम मान लो फ्लोरीन ले लें और यहाँ नाइट्रो लगा दें, नाइट्रो ग्रुप, और इसको हम मान लीजिए सोडियम मेथॉक्साइड से रिएक्शन करा रहे हैं, तो न्यूक्लियोफाइल कौन हो जाएगा, मेथॉक्साइड आया, ठीक है ना, सोडियम मेथॉक्साइड। सॉल्वेंट आप मिथाइल अल्कोहल ले सकते हो, हीट करना पड़ता है अराउंड 85 डिग्री सेल्सियस। अगर ये नाइट्रो नहीं होता तो बहुत हाई टेम्परेचर, एक नाइट्रो अगर आप लगाते हो या एक से ज्यादा, अभी बताऊंगा क्या करता है नाइट्रो, हाउ इट हेल्प्स, ये बताया जाएगा। तो यहाँ से फ्लोरीन को सब्स्टिट्यूट करके क्या लग जाएगा आपका OCH3, और यहाँ पे नाइट्रो, पहला नाइट्रो एनिसॉल, ठीक है ना, और आपका NAF बाहर हो गया। तो ये एक SNAR मैकेनिज्म है बेटा, इसकी मैकेनिज्म बताता हूं फिर से, और साथ ही साथ हम लोग ये भी देखेंगे कि इसके होने से, एक्चुअली नाइट्रो के होने से क्या हेल्प मिल रही है, और नाइट्रो जितने बढ़ाते जाओगे ना उतना ज्यादा ये टेम्परेचर कम लगेगा। मैं आपको बताता हूं, देखो 2-3 बातें इसमें ध्यान से सुन लीजिए। पहले नोट पॉइंट, मोर द नाइट्रो ग्रुप एट ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन मोर विल बी द रेट ऑफ रिएक्शन, ये लिख लीजिए। मोर द नाइट्रो ग्रुप ऑर्थो पैरा पे इसलिए क्योंकि आपको बता चुका हूं इसका जो +M है वो ऑर्थो पैरा से ही ऑपरेटिव होता है। मेटा पे लगा दोगे तो फ्लोरोबेंजीन से तो फास्ट रिएक्ट करेगा, लेकिन ऑर्थो पैरा के कंपैरिजन में स्लो करेगा, क्योंकि सिर्फ -I ही ऑपरेटिव होगा मेटा से। तो क्या लिखा आप लोगों ने बेटा, नोट पॉइंट में क्या लिखा, मोर द नाइट्रो ग्रुप एट ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन हायर इज मोर विल बी द रेट ऑफ रिएक्शन। जैसे आपके पास सिर्फ फ्लोरोबेंजीन है, मान लीजिए ये कंपाउंड ए, एक आपने लिया ऑर्थो नाइट्रो फ्लोरोबेंजीन, ठीक है, एक ही नाइट्रो लगाया, ऑर्थो पैरा कहीं लगा दीजिए बी। उसके बाद एक आपने ले लिया 2 नाइट्रो लगा दिए, NO2, ये सी कंपाउंड है, और यहाँ पे आपका फ्लोरीन और 3 नाइट्रो लगा दिया मैंने ऑर्थो मेटा पैरा पे, ये कंपाउंड नंबर 4 है बेटा, कंपाउंड डी, समझ रहे हो। अब इसके रेट ऑफ रिएक्शन, अगर फर्स्ट के रेट ऑफ रिएक्शन R1 है, इसकी R2 है, इसकी रेट ऑफ रिएक्शन R3 है, और इसकी रेट ऑफ रिएक्शन R4 है, तो फिर आपको ये बताना है बच्चों कि इनमें क्या रिलेशन आएगा। तो रिलेशन आएगा ऑर्डर ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन, ऑर्डर ऑफ बताएगा कोई, रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा, सबसे तेज ये रिएक्ट करेगा। क्यों, अभी नाइट्रो ग्रुप के होने से R4, R3, R2 एंड R1। मैं आपको बताता हूं नाइट्रो ग्रुप होने से क्या होता है, अभी मैं एक्सप्लेन करूंगा। तो पहला पॉइंट तो आपको ये पढ़ना है, मतलब आपको बता दूं ये इवन इससे 1000 टाइम तेज रिएक्ट करता है। इसकी रिएक्शन इतनी फास्ट है कि आप रेट भी मेजर नहीं कर पाते हैं, बहुत तेज रिएक्ट करता है, ठीक है ना, टू फास्ट, रेट इज टू फास्ट टू बी मेजर्ड। इससे काफी तेज ये, और इस काफी तेज ये रिएक्ट करता है। तो नाइट्रो कर क्या रहा है उस पर मैं आता हूं, हाउ नाइट्रो हेल्प्स, ठीक, लिखिए नोट नंबर 2 और उसमें लिख लीजिए हाउ नाइट्रो ग्रुप हेल्प्स। नाइट्रो देखिए बहुत स्ट्रॉन्ग -I-M ग्रुप है, आप जानते हो, तेजी से इलेक्ट्रॉन्स को विड्रॉ कराता है, साथ ही साथ जो इंटरमीडिएट बनेगा उसको भी स्टेबिलिटी देने में हेल्प करता है। अभी मैं आपको बताता हूं नाइट्रो क्यों हेल्प कर रहा है, कैसे हेल्प कर रहा है, और मैकेनिज्म क्या है। हाउ नाइट्रो हेल्प्स, आपका हेडिंग हो जाएगा हाउ नाइट्रो ग्रुप एट
ऑर्थो पैरा पोजीशन मेटा से भी हेल्प करता है लेकिन उतनी हेल्प नहीं कर पाएगा क्योंकि मेटा पे लगा के आप लोगों ने उसका -m ब्लॉक कर दिया है, केवल माइनस आई है। ग्रुप एट ऑर्थो पैरा पोजीशन हेल्प्स इन SNAR। ठीक है, देखिए कैसे हेल्प करेगा बेटा, ध्यान से देख लो। ये आपका बेंजीन रिंग और यहां लगा हुआ है फ्लोरीन और नाइट्रो में पैरा पे, ऑर्थो पे भी चल जाएगा। सबसे पहले जैसे इसमें आपने इसी की जो रिएक्शन लिखी थी उसी की मैकेनिज्म बता रहा हूँ। रिएक्शन पहले एक बार लिख देते हैं। रिएक्शन क्या थी? CH3ONA मिथाइल अल्कोहल। अच्छा, ये सॉल्वेंट वही लेना जो ये सॉल्ट लिया हुआ है क्योंकि ये O- तुरंत इस H को निकालेगा। एसिड बेस रिएक्शन का एक इक्विलिब्रियम सेट होगा, बट मिला तो CH3O- ही, नहीं तो न्यूक्लियोफाइल बदल जाएगा। ये वहां जाके बाद में मेहनत करेगा, पहली रिएक्शन एसिड बेस ही होनी है। यहाँ अपन ने 85 डिग्री सेल्सियस पे हीट किया तो क्या प्रोडक्ट बनता है? ये रिएक्शन पढ़ा था ना आपने, ये पढ़ा पैरा नाइट्रो NaSol प्लस NaF। अब देखो मैकेनिज्म भी बताता हूँ, नाइट्रो कैसे हेल्प कर रहा है वो भी देख लीजिए। इसकी मैकेनिज्म ध्यान से देख लीजिए बेटा। इसमें क्या होता है? फ्लोरो और ये लगा हुआ है नाइट्रो। जब आपके पास CH3O- आ रहा है, बड़ी प्रॉब्लम है भाई। क्यों? सुनिए, सबसे पहले तो इसको आने में दिक्कत, क्योंकि फ्रंट से रिपल्शन, इधर रिपल्शन, बाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड का रिपल्शन। तो कोई ग्रुप्स ऐसे चाहिए सिस्टम के अंदर जो कि जहां इसे अटैक करना है वहां डेल्टा प्लस चार्ज क्रिएट करवा सके। तो फ्लोरीन भी हेल्प कर रहा है क्योंकि फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी काफी ज्यादा है, इसका -I सबसे ज्यादा होता है। हेलोजेंस में आपको मालूम है -I डोमिनेट्स ओवर +m, यू नो दैट वेल। तो बेटा इसका -I डोमिनेट्स ओवर +m, हालांकि ये +m शो ही नहीं कर सकता, -m सॉरी। हेलोजेंस का क्या होता है? +m, लोन पेयर है ना +m, तो ये तो +m शो ही नहीं करेगा, दो वैलेंसी होती है, इसका तो -I ही है। ठीक है ना? तो अब आप कहोगे सर डेल्टा प्लस तो यहाँ भी है, तो ये यहाँ भी अटैक कर सकता है। बेटा आपको देखना होगा इन दोनों में अच्छा लीविंग ग्रुप कौन है। आपको पता है हेलोजेंस आर गुड लीविंग ग्रुप इनफैक्ट। क्यों? क्योंकि हेलोजन एसिड्स स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं, तो हैलाइड आयन वीक बेस होंगे और वीक बेसिस आर गुड लीविंग ग्रुप, आप सब अच्छी तरह से जानते हो। तो बच्चे यहाँ पे अटैक नहीं करा के हम यहाँ अटैक कराएंगे, और ये नाइट्रो ग्रुप भी -I -m होने की वजह से आपको एक हेल्प तो अभी ये कर रहा है कि मान लो डेल्टा प्लस बढ़ा तो ये यहाँ पे पहले अटैक होगा और तुरंत ये पाई इलेक्ट्रॉन रेजोनेंस में खींच दिए जाएंगे। ये स्लो होता है और यही आरडीएस है। स्लो क्यों है बेटा? इसका यहाँ पहुंचना ऑलमोस्ट वेरी डिफिकल्ट टास्क है। सब रिपेल ही कर रहे हैं उसको, जिसको देखो गन लेके बैठा है। देखो यहाँ 3 लोन पेयर है, यहाँ ऑक्सीजन पे लोन पेयर, पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड। कोई फेवर करने को तभी देख रहे हो, हीट भी करना पड़ता है। 3 नाइट्रो लगाते हैं तब होता है धमाका सही। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? यहाँ फ्लोरीन था और यहाँ आ गया बच्चे OCH3, यहाँ आ गया माइनस चार्ज, ये रहा आपका। अब मैं आपको बताता हूं कि नाइट्रो ग्रुप हेल्प कैसे करेगा। जब ये रेजोनेंस में घूमना शुरू करेगा तो देखो माइनस चार्ज कहाँ आ रहा है? देखो माइनस चार्ज बेटा उस कार्बन पे आ रहा है जहां पे आपका नाइट्रो लगा हुआ है। ध्यान से देख लो, ये था ना स्ट्रक्चर F और OCH3। मैकेनिज्म रिकॉल हुई कि नहीं आपको? तो यहां से क्या होगा? ये देखो, ये हेल्प करता है ऐसे नाइट्रो। तो बने हुए जो सिग्मा कॉम्प्लेक्स है आपके कंपाउंड में, या बना हुआ जो कार्बेनियन है, उसको एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी देता है, एक और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना देगा। एक वैसे 3 बनते हैं, यहाँ पे कितने बन जाएंगे? 4। और अब आप सोच लो कि यहाँ भी नाइट्रो होता तो वो भी एक बढ़ाता 5, यहाँ भी नाइट्रो होता तो वो भी एक बढ़ाता 6। जितने ज्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगे, बनने वाला इंटरमीडिएट उतना ज्यादा क्या हो जाएगा? स्टेबल हो जाएगा बेटा। तो ये देखो एक नया रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जो कि नाइट्रो अगर नहीं होता तो नहीं आता। फिर इसमें वापस जाएगा, ये इधर मान लो, ये इधर, ये इधर, तो लास्ट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन जाएगा कैसा? फ्लोरीन OCH3, यहाँ माइनस आ गया ये और नाइट्रो लगा हुआ है, तो ये चारों रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हो गए बेटा इसके। ठीक है, अगली बात समझ। इसका रेजोनेंस हाइब्रिड कैसे बनाओगे? रेजोनेंस हाइब्रिड केमिकल इक्विवेलेंस का साइन OCH3, ये न्यूक्लियोफाइल था। फ्लोरीन माइनस चार्ज, यहाँ नाइट्रो है, माइनस चार्ज इस कार्बन से लेके इस कार्बन तक घूम रहा है, इन दो सेंटर के बीच। पूरा मत बनाना क्योंकि माइनस यहाँ नहीं आया है।
ये हुआ फर्स्ट स्टेप। लास्ट स्टेप में आपका ये जो स्ट्रक्चर है FOCH3, यहां माइनस ये और नाइट्रो, यहां से जब ये जैसे ही यहां आएगा अब एक फास्ट रिएक्शन होगी, फास्ट फ्लोराइड आयन बाहर। क्यों? अगर ये यहां आया तो CH3O माइनस और F माइनस में से गुड लिविंग ग्रुप कौन है? ऑफ कोर्स F माइनस, वीक बेस है ना। एसिड देख लो इनके, एक मिथाइल अल्कोहल और HF। मिथाइल अल्कोहल का पीके अराउंड 15 के आसपास होता है और HF का आपका पीके 1-2 के आसपास है। समझ में आ रही बात? या काफी लो है पीके। HF इज स्ट्रॉन्गर एसिड देन मिथाइल अल्कोहल, तो इसका मतलब है उसका जो कॉन्जुगेट बेस होगा वीक होगा, जो वीक बेस होता है वो गुड लिविंग ग्रुप होता है। अब आपको ये फास्ट क्यों गया? क्योंकि बेटा आपने जाने अनजाने में इस कार्बन को कर दिया था sp3, आपका ये पूरा सिस्टम में रिंग अपनी एरोमेटिसिटी का लूज कर चुका है। तो एरोमेटिसिटी का अगर नुकसान हो गया तो वो अपनी एरोमेटिसिटी को जल्दी रीगेन करेगा और ये आपका प्रोडक्ट आ गया। तो दिस इज हाउ नाइट्रो ग्रुप हेल्प्स इन SNAR। अच्छा, इस रिएक्शन की हेडिंग में मैंने लिखा था एडिशन फॉलोड बाय एलिमिनेशन। पहले स्टेप में एडिशन हो रहा है, ये ऐड हुआ ना जाके, एडिशन स्टेप, और इस स्टेप में रिमूवल हो रहा है। तो एडिशन फॉलोड बाय ये एलिमिनेशन स्टेप है। फ्लोराइड बाहर गया ना, तो ये एलिमिनेशन स्टेप है। तो एडिशन फॉलोड बाय एलिमिनेशन रिएक्शन कहते हैं इसको। ठीक है बेटा, नोट करिए जरा जल्दी से सभी बच्चे, नोट कर लीजिए मैकेनिज्म। आई होप ये मैंने आपको GOC में जरूर बताया होगा, है ना। अब यहां पे एक और इंटरेस्टिंग बात आपको देखने को मिलेगी जो कि नॉर्मल SN1 SN2 से अपोजिट है, और वो होगी कि SN1 SN2 में, मैं ये मैकेनिज्म इरेज नहीं कर रहा हूं क्योंकि इसकी जरूरत लगेगी अभी हमें समझने में। लिखिए नोट लिखें, ऑर्डर ऑफ एल्काइल हैलाइड्स, देखिए ऑर्डर ऑफ एल्काइल हैलाइड्स इन SN1 SN2 रिएक्शन। तो आपने देखा था सबसे तेज RI रिएक्ट करता है, फिर RBr, फिर RCl और फिर RF। क्यों बताओ? क्योंकि चाहे SN1 हो चाहे SN2 हो, SN1 में 2 स्टेप रिएक्शन है। पहले लिविंग ग्रुप डिपार्ट करके कार्बोकेटाइन बनता है, वही RDS है। तो गुड लिविंग ग्रुप कौन है? लिविंग ग्रुप एबिलिटी कैसे निकालते हैं? लिविंग ग्रुप एबिलिटी I माइनस सबसे स्ट्रॉन्ग लिविंग ग्रुप होगा, अच्छा लिविंग ग्रुप होगा। क्यों बताओ? क्योंकि इसका एसिड HI है, HI स्ट्रॉन्ग एसिड है, I माइनस वीक बेस हो गया। बात समझ में आ गई? तो ये लिविंग ग्रुप का ऑर्डर हो गया। तो SN1 में RDS में ही लिविंग ग्रुप डिपार्ट करता और SN2 सिंगल स्टेप है, मतलब ट्रांजिशन स्टेट बनना है, वहां भी गुड लिविंग ग्रुप चाहिए। लेकिन नोट नंबर 2, इन SNAR, बड़ा इंटरेस्टिंग है। इन SNAR ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी, ऑफ एराइल हैलाइड्स जस्ट रिवर्स। ARF, ARCl, AR मतलब बेंजीन रिंग, ARBr और क्या आ जाएगा? ARI। अब आप कह रहे होगे सर ये क्या उल्टा हो गया? कारण क्या है? देखिए लिविंग ग्रुप किस स्टेप में निकल रहा है। जो लिविंग ग्रुप की एबिलिटी है वो तो हमारे काम की है ही नहीं। क्यों? क्योंकि लिविंग ग्रुप इज डिपार्टिंग इन फास्ट स्टेप। दूसरी बात, हाउ फ्लोरीन इसमें क्यों फास्टेस्ट जा रहा है जबकि यहां स्लो जा रहा था? क्योंकि SN1 SN2 में लिविंग ग्रुप एबिलिटी देखी जाती है, बिकॉज लिविंग ग्रुप RDS में डिपार्ट करता है। SN1 में, SN2 तो स्टेप ही एक है, आप चाहे तो उसे RDS मान लें। अब एक ही स्टेप में क्या RDS और कौन नॉन RDS, ठीक है। लेकिन यहां अगर आप देखो तो आपका लिविंग ग्रुप डिपार्ट कर रहा है फास्ट स्टेप में, एंड वी लीस्ट बॉदर अबाउट द फास्ट स्टेप, वी आर नॉट इंटरेस्टेड, है ना। इनफैक्ट स्लो स्टेप में क्या हो रहा है कि आपका जो न्यूक्लियोफाइल है वो इस कार्बन पे अटैक कर रहा है, और इस कार्बन पे जल्दी अटैक हो उसके लिए डेल्टा प्लस चाहिए। अभी आप नाइट्रो को इग्नोर करिए, तो यहां प्लस चार्ज ज्यादा तब आएगा जब फ्लोरीन लगा। क्या कहते हो? फ्लोरीन का माइनस आई सबसे ज्यादा है, जितना ज्यादा नेगेटिव आई होगा हेलोजन का, यहां उतना ज्यादा प्लस चार्ज आएगा, उतना तेज ये रिएक्शन होगी। और ऑफ कोर्स ये सारी बातें मैकेनिज्म से रिलेटेड हम RDS में ही देखते हैं। तो बेटा ये आपको अच्छे से आना चाहिए।
मैं अगर आप लोगों को ऑर्डर बताऊं, मतलब अगर प्रैक्टिकल डेटा, आई थिंक आपके पास जीओसी में होगा, एक बार चेक करना, प्रैक्टिकल डेटा अगर मैं दूं तो आपको समझ में आएगा कि फ्लोरीन, एराइल फ्लोराइड्स इतना फास्ट रिएक्ट क्यों करते हैं। ठीक है, अगर मैं आपको प्रैक्टिकल डेटा दूं तो आपको मजा आ जाएगा। कैसे, देखिए, अगर ये रिएक्शन है, एराइल एराइल नाइट्रो लगा हुआ है, ठीक है, इसको हम CH3ONA से रिएक्शन करा रहे हैं, सॉल्वेंट है मिथाइल एल्कोहल के साथ हीट कर रहे हैं, एक ही नाइट्रो है, प्रोडक्ट अपना बन रहा है नाइट्रो, और यहाँ लग गया OCH3 प्लस NaX। तो अगर आप रेट ऑफ रिएक्शन देखोगे, हेलोजन कौन सी है ये यहाँ लिखता हूँ, और रेट ऑफ रिएक्शन मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। ठीक है बेटा, मान लीजिए हेलोजन है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन, रेट ऑफ रिएक्शन इसकी 312, क्लोरीन की 1। नाउ देखो, अगर क्लोरीन लगाओ उसके कंपैरिजन में फ्लोरिनेशन 312 टाइम फास्ट हो रहा है। अब आपको समझ में आ गया होगा कि क्या करता है फ्लोरीन। ब्रोमीन जब होता है तो 0.8 के आसपास और आयोडीन 0.4। अब आप देख लो रिलेटिव रेट ऑफ रिएक्शन कैसे वैरी कर रही है अगर हम हेलोजन को वैरी करते हैं या चेंज करते हैं। तो ये प्रैक्टिकल डेटा है, यू नीड नॉट टू मग अप दिस डेटा, बट इन सपोर्ट ऑफ द फैक्ट I have provided you that is essential. Okay? तो ये आपने पढ़ा बेटा SNAR। अब आपको पता है ज्यादा नाइट्रो लगाओगे तो क्या होगा, ये सारी बातें इसको नोट कर लीजिए। अब हम लोग पढ़ रहे हैं नेक्स्ट केमिकल प्रॉपर्टी। आपने SNAR पढ़ लिया। सेकंड आपको बताता हूं कि अगर हम यहां पे सपोज दैट, सेकंड सिंपल मान लो मैंने क्लोरोबेंजीन लिया या कोई एराइल हैलाइड ली और उसको रिएक्ट करा दिया एक्वस NaOH, या तो आप एक्वस NaOH ले लें, अभी नाइट्रो नहीं ले रहा हूं मैं, ठीक है, एक्वस NaOH ले लें, या कोई भी ऐसा सॉल्ट ले लें जिसका एक्वस सॉल्यूशन बेसिक हो। सॉल्ट जैसे एक्वस NaHCO3 Na2CO3, ऐसा कैसे पता करोगे इसका एक्वस सॉल्यूशन बेसिक है? Na कहां से आया, NaOH, और ये आयनिक इक्विलिब्रियम में आपको सिखाया जाएगा ये कैसे एक्चुअली सॉल्ट हाइड्रोलाइसिस से हम ट्रेस करते हैं। बट टिल देन सिंपल सी ट्रिक से अगर देखना है तो कैसे देखोगे, इसको ब्रेक कर लो। सॉल्ट में सोडियम कहां से आया होगा, NaOH से, और ये आया कार्बोनिक एसिड से। आपको मालूम है NaOH एक स्ट्रॉन्ग बेस होता है, कार्बोनिक एसिड वीक एसिड है, कोल्ड ड्रिंक पे है आपके, ठीक है ना। तो सॉल्ट किससे बना है, स्ट्रॉन्ग बेस एंड वीक एसिड से बना है। तो स्ट्रॉन्ग बेस, स्ट्रॉन्ग कंपोनेंट कौन है, बेस, तो इसका एक्वस सॉल्यूशन बेसिक होगा। ऐसे अभी हाल फिलहाल के लिए देख सकते हो। तो इससे जब रिएक्शन कराओगे वेरी हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर पे आपको हीट करना पड़ेगा, क्योंकि नाइट्रो नहीं है, और आपको एक फिनॉल आपका मिल गया और NaCl। इस रिएक्शन को कहते हैं डाउज प्रोसेस, डाउज प्रोसेस, ठीक है। अब नाइट्रो वगैरह लगे थे तो अपन ने SNAR मैकेनिज्म देख लिया। डाउज प्रोसेस की मैकेनिज्म डिफरेंट है, दो मैकेनिज्म प्रपोज्ड हैं यहाँ पे। तो जैसे एक मैकेनिज्म तो मैंने आपको SNAR बताया जिसमें हमने एडिशन फॉलोड बाय एलिमिनेशन किया। ये रिएक्शन बेंजाइन मैकेनिज्म से प्रोसीड होती है। देखिए नीचे, रिएक्शन प्रोसीड बाय, रिएक्शन अच्छे से सीख लेना बेटा, प्रोसीड बाय बेंजाइन मैकेनिज्म। SNAR कराना है तो नाइट्रो लगाना पड़ेगा, ध्यान रखो। बेंजाइन मैकेनिज्म, इस पे बहुत क्वेश्चन आता है। रिएक्शन प्रोसीड बाय बेंजाइन मैकेनिज्म, सुना भी नहीं होगा, नहीं बेंजीन तो सुना था सर, बेंजाइन क्या हो गया, आइन मतलब ट्रिपल बॉन्ड रिंग के अंदर। सोच लो सिस्टम कितना अनस्टेबल होगा। और बेंजाइन मैकेनिज्म क्या होता है जानते हो? SNAR में क्या किया था, पहले एडिशन बाद में एलिमिनेशन, एडिशन फॉलोड बाय एलिमिनेशन। बेंजाइन में क्या होता है जानते हैं, पहले एलिमिनेशन पहले होगा, एलिमिनेशन फॉलोड बाय एडिशन मैकेनिज्म है ये। तो ये इस नेम से पूछे जाते हैं ये क्वेश्चंस या रिएक्शंस, इस बात को आप लोग ध्यान रखें, ठीक है। आइए जरा देख लेते हैं इसमें क्या होता है।
इस रिएक्शन में देखते हैं बेटा क्या होता है। ठीक है, तो मैं आपको मैकेनिज्म बताता हूं इसकी। NaOH ले लें या कोई और स्ट्रॉन्ग बेस ले लें, सोडामाइड, और ये कैसे पता चला साइंटिस्ट को कि बेंजाइन मैकेनिज्म भी कुछ हो सकती है। तो मैं आपको एक और रिएक्शन लेता हूं। जैसे मान लीजिए आपके पास, क्योंकि OH से इसको हटाने में बहुत टेम्परेचर प्रेशर, अराउंड 300 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, 200 एटमॉस्फेरिक प्रेशर लगता है, तभी रिएक्शन होती है। नाइट्रो तो है नहीं हेल्प करने के लिए, तो थोड़ा सा हम बेस स्ट्रॉन्ग कर लेते हैं। मान लो यहाँ पे क्लोरीन है और ये आपकी क्लोरोबेंजीन है, कहीं भी लगा दीजिए, एक ही बात है, क्लोरोबेंजीन। ठीक, इसको मैंने मान लो सोडामाइड से रिएक्शन कराया, NaNH2, थोड़ी सी राहत हो जाएगी क्योंकि आपने कंपैरेटिवली NH2 minus is stronger base than OH minus due to lesser electronegativity of nitrogen. The electron donation tendency of nitrogen is more than that of oxygen. ठीक है, तो यहाँ पे जब साइंटिस्ट ने इस रिएक्शन को कराया, दे वर सरप्राइज्ड, उन्होंने जिस कार्बन पे क्लोरीन लगा है उसको रेडियो एक्टिव ले लिया। दैट कार्बन वाज टेकन रेडियो एक्टिव, एंड जब उन्हें प्रोडक्ट मिला तो बहुत सरप्राइज थे, और वहां से उन्हें आइडिया लगा कि भाई कोई अजीब सी मैकेनिज्म आ रही है जिसे हमें सीखना है। तो उनको जो प्रोडक्ट मिले उसमें 50-50% जो एनिलीन बनी, उसमें 50% मॉलिक्यूल्स में एनिलीन का जो NH2 ग्रुप है वो उसी कार्बन पे था जिस कार्बन पे क्लोरीन लगा था, और 50% मॉलिक्यूल में ये जो आपका NH2 है वो उस कार्बन पे नहीं था जहां पे कि आपका क्लोरीन था, आई मीन रेडियो एक्टिव कार्बन पे नहीं था, और ये एग्जैक्ट 50-50% बना था। तो यहां से जजमेंट आया कि कोई सिमेट्रिकल इंटरमीडिएट जनरेट हो रहा है जिसमें दोनों साइड से इक्वल अटैक हो रहे हों, और ये NaCl। अब आपको इस रिएक्शन की मैकेनिज्म सीखनी है कि ऐसा कौन सा इंटरमीडिएट हो सकता है, क्योंकि ये तो 50-50% तभी बन सकता है जब कि इंटरमीडिएट परफेक्टली सिमेट्रिकल हो, मतलब टू साइड अटैक और दोनों साइड में किसी को फेवर ना किया जाए, दोनों साइड से इक्वल अटैक किया जा रहा हो। ठीक है, इसमें मैं आपको बताता हूं बेंजाइन मैकेनिज्म, इसकी इस रिएक्शन की मैकेनिज्म। मैंने थोड़ा सा बेस स्ट्रॉन्ग कर लिया है और कुछ नहीं किया। इसकी मैकेनिज्म भी ऐसी चलेगी, बस NH2 माइनस की जगह OH माइनस आएगा, बट एफर्ट्स बहुत पुट करने पड़ेंगे, इस बात का ध्यान रखें आपको। ये आपका क्लोरोबेंजीन जिसमें रेडियो एक्टिव कार्बन पे क्लोरीन लगा हुआ है, तो सबसे पहले जब आपने NH2 माइनस वेरी स्ट्रॉन्ग बेस लिया है, वो बेस जाके क्या करेगा, बेस जाके आपके H को निकाल देगा, बेस जाके H को निकाल लेगा बेटा। और जैसे इसने H, बेस का काम क्या है, एसिड बेस रिएक्शन, एसिडिक H चाहिए, यही H ज्यादा सुटेबल है क्योंकि माइनस आई के बगल में है। जैसे इसने निकाला, एक बहुत ही अनस्टेबल सा कंपाउंड जिसमें यहाँ माइनस आएगा, वो माइनस आते ही तुरंत क्या होगा, ये वाला बॉन्ड H प्लस गया ना, तो ये इधर शिफ्ट होगा और Cl डिपार्ट। एक स्टेप बचा लिया मैंने, बुक्स में आप देखोगे यहाँ पहले माइनस बनाया जाएगा फिर ये घूम के जाता है, बट ये इतना तेज होता है कि चांस भी नहीं मिलता है। ठीक है, अब यहां से आपको एक इंटरमीडिएट मिल गया जिसमें बेंजाइन, इसको बेंजाइन कहते हैं। बेंजीन में एक और एडिशनल पाई बॉन्ड आ गया, ट्रिपल बॉन्ड आने की वजह से हम उसे क्या कह रहे हैं, बेंजाइन कह रहे हैं बेटा। ये रहा आपका बेंजाइन, और ये एक सिमेट्रिकल इंटरमीडिएट, सिमेट्रिकल हाईली अनस्टेबल। सिमेट्रिकल क्यों, क्योंकि दोनों साइड से अटैक हो सकता है पाई बॉन्ड, हाईली अनस्टेबल इंटरमीडिएट। ठीक है ना, सिमेट्रिकल हाईली अनस्टेबल इंटरमीडिएट ये रहेगा। जस्ट अ सेकंड प्लीज। ओके, हाईली अनस्टेबल इंटरमीडिएट है। ये अनस्टेबल क्यों है, आप समझ रहे होंगे कि ट्रिपल बॉन्ड जो है वो डिमांड करता है 180 डिग्री की, और 180 डिग्री आप सबको पता है कि 6 मेंबर रिंग में पॉसिबल नहीं है। आप सबको मालूम होना चाहिए कि ये जो रिंग है, ये एडिशनल बॉन्ड तभी आ सकता है जब रिंग साइज 8 मेंबर या उससे बड़ी हो। अच्छा, एक चीज और बता दूं, यहाँ एक फेवरेट क्वेश्चन पूछा जाता है कि इन दोनों कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या है। ध्यान रखें, अभी भी इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp2 ही है, हाइब्रिडाइजेशन चेंज नहीं हुआ है, sp2 ही है। मतलब ये जो एडिशनल पाई बॉन्ड आप लोगों को दिख रहा है, मैं अभी बेंजाइन के बारे में एक सेपरेट आपको थोड़े से पॉइंट्स लिखा देता हूं, पहले इसकी मैकेनिज्म देख लें। अब मान लीजिए यहाँ पे दो केसेस बनते हैं, क्या, जो NH2 माइनस है, पहले क्या कराया उसने, ये RDS है बेटा,
रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। ये कौन सी स्टेप है? H को निकाल रहा है ना, -NH3, ये एलिमिनेशन स्टेप है, एलिमिनेशन स्टेप। SNAR में पहले जो न्यूक्लियोफाइल है वो जाके ऐड हो जाता है। अच्छा, वहां वो न्यूक्लियोफाइल था, यहाँ बेस है। ध्यान रखिएगा, ये बातें बहुत डिटेल में पूछ ली जाती हैं। अब ये चाहे यहां अटैक कर सकता है बेटा, या इधर अटैक कर सकता है। अगर यहां अटैक किया, रूट ए ले लूं, तो ये यहां शिफ्ट हो जाएगा। तो क्या बना? पहले ये वाला मैकेनिज्म देख लो। ये आपका हो गया, यहाँ पे आ गया NH2, ये रेडियो एक्टिव है, इधर माइनस आ गया। जैसे ही माइनस आएगा, यहां से जो अमोनिया H लेके निकला था, वो बहुत ही शराफत के साथ उस H को लौटा देगा कि भाई आप अपना H ले जाइए एंड एंजॉय योर लाइफ। ये बना आपका NH2, उसी कार्बन पे लग गया जहां पे कि कौन था? Cl था। लेकिन अगर हम इसके रिवर्स जाएं, कैसे? अगर मैंने NH2 माइनस लिया, कोई जबरदस्ती है कि वो वहीं अटैक करे? यहां भी कर सकता है। देखो कलर चेंज किया है मैंने, आई होप विजिबल होगा। रूट ए में ये इधर हो रहा था, रूट बी में ये रूट ए है, ये इधर शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, तो यहां पे जो सीन चेंज हो गया है, आपके रेडियो एक्टिव कार्बन पे माइनस चार्ज आएगा और NH2 यहां बन गया बेटा। अब ये देखो, ये कौन सी स्टेप हो रही है? ध्यान से देखो, ये एडिशन स्टेप है। ये फास्ट होता है क्योंकि हाईली अनस्टेबल, ये फास्ट है, फास्ट एडिशन स्टेप है। ये एलिमिनेशन स्टेप। SNAR और बेंजाइन मैकेनिज्म जस्ट उल्टे चलते हैं। SNAR में पहले एडिशन होता है और जिसका एडिशन होता है वो न्यूक्लियोफाइल है। बेंजाइन में पहले एलिमिनेशन होता है और जो एलिमिनेशन करता है वो बेस है। SNAR में बाद में एलिमिनेशन होता है, ठीक है, लिविंग ग्रुप डिपार्ट कर जाता है, और इसमें बाद में एडिशन हो रहा है। ठीक है, एडिशन हो रहा है। तो ये हो गया। अब इसके बाद फिर से यहाँ आपका वही अमोनिया आके ये पकड़ लेगा और आपका ये प्रोडक्ट ऑफ 50-50% इसलिए बोले बिकॉज आपका जो बेंजाइन है वो कैसा है बच्चों? सिमेट्रिकल है। तो ये 50-50%, ये इसको कहते हैं डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन। क्या कहते हैं? डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन, क्योंकि जहां से आपने Cl हटाया था वहीं पे लाके NH2 लगा दिया। और इसको साइंटिस्ट के साइन सब्स्टिट्यूशन, साइन सब्स्टिट्यूशन मतलब इनडायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन। ये नोट करिए, फिर जरा हम इसके बारे में और बातें करेंगे कि अगर कोई ग्रुप लगा हो तो क्या होगा। बहुत ही इंटरेस्टिंग रिएक्शन चल रही है, आपको बहुत अच्छे से सीखना है, बिकॉज मोस्टली एक क्वेश्चन इससे पूछ दिया जाता है। जल्दी से नोट करो इसको। क्लियर हो गया बच्चों? अब हम आते हैं जरा, ये तो सिंपल क्लोरोबेंजीन ले ली, ये रेयरली पूछता है, पूछेगा कोई ग्रुप लगा देगा और फिर आपकी जान निकाल लेगा वो। अब बताओ बेटा क्या बनेगा? बच्चों की आवाज बंद, ठीक है ना। अब अगर ग्रुप्स लगे हों तो क्या होगा? चलो, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, इसको अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिए आप लोग, बहुत पूछते हैं। 1-2 साल पहले नीट में भी आ गया था ये, उसमें ये पूछ लिया था कि एडिशन फॉलोड बाय एलिमिनेशन है कि एलिमिनेशन फॉलोड बाय एडिशन है, ऐसे आ गया था। ठीक है, कुछ एग्जांपल्स देखते हैं बेंजाइन मैकेनिज्म के। बेंजाइन, या इससे पहले काम करो, बेंजाइन के बारे में एक नोट पॉइंट लिख लो। नोट इन बेंजाइन, देखिए इन बेंजाइन ऑल 6 कार्बन आर sp2 हाइब्रिडाइज्ड। मैं बेंजाइन के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूं। इन बेंजाइन ऑल 6 कार्बन आर sp2 हाइब्रिडाइज्ड। Next point, the additional pi bond is parallel to the ring। ये जैसे मान लो, देखो ये बेंजीन रिंग है, तो बेंजीन रिंग में ये जो सिग्मा स्केलेटन है इसके पैरेलल रहता है वो पाई इलेक्ट्रॉन है, और जो ओरिजिनल बेंजीन के पाई इलेक्ट्रॉन है वो आपके रिंग के परपेंडिकुलर होते हैं। मतलब अगर मैं आपको बताऊं तो ये अगर मान लीजिए, ये अगर आपकी बेंजीन रिंग है, सपोज ये बेंजीन रिंग है, देखना ये बेंजीन रिंग है, इमेजिन कर लीजिए। तो ये मान लो यहाँ पे एडिशनल जो पाई बॉन्ड बना है, तो रिंग और ये पाई बॉन्ड पैरेलल होंगे, और इस बेंजीन रिंग के जो पाई इलेक्ट्रॉन है वो परपेंडिकुलर होते हैं इसके। मतलब आपका जो एडिशनल पाई बॉन्ड है वो रिंग के पैरेलल है, रिंग के कैसा है? पैरेलल है, लेकिन जो रिंग के ओरिजिनल पाई बॉन्ड्स हैं उसके परपेंडिकुलर है। ठीक है,
क्या लिखा आपने बेटा बेंजाइन में, क्या पॉइंट नोट किया आप लोगों ने, लिख लीजिए। ऑल द 6 कार्बन आर sp2 हाइब्रिडाइज्ड। सेकंड पॉइंट, द एडिशनल पाई बॉन्ड इज पैरेलल टू द बेंजीन रिंग but perpendicular to the pi electron cloud system of benzene, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, the additional pi bond makes that bond comparatively shorter in comparison to other bonds, and also causes angle strain in the system, and because of that बेंजाइन इज हाईली अनस्टेबल। बेंजाइन में ये जो आप देख रहे हो ना बेटा, ये रेजोनेंस तो चल रहा है अंदर। अगर यहाँ बॉन्ड लेंथ x है, ठीक है, अंदर के सभी बॉन्ड सेम लेंथ के हैं। अब ये y, ये z, तो मैं आपको बता दूं z और y तो सेम होंगे क्योंकि रेजोनेंस में है, लेकिन ये जो x है ना, ये शॉर्ट हो जाता है, x की लेंथ कम हो जाएगी क्योंकि एक एडिशनल बॉन्ड बना हुआ है, और ये थोड़ा सा शॉर्ट करता है, तो यहाँ से एंगल स्ट्रेन जनरेट होता है और ये सिस्टम अनस्टेबल होता है। अच्छा, शुरू में तो साइंटिस्टों ने कहा ये क्या है, ये कैसे बन गया, होता ही नहीं है तो, लेकिन इसको एक्सपेरिमेंटली प्रूव किया गया है। डाइल-सेल्डर रिएक्शन से इसके फॉर्मेशन को प्रूव किया गया है। लिख लीजिए जरा, नोट पॉइंट लिखें सभी लोग। द फॉर्मेशन ऑफ बेंजाइन ड्यूरिंग द रिएक्शन has been proved by Diel-Saldar reaction। कैसे जानते हैं? जहां पे क्लोरोबेंजीन और NaNH2 की रिएक्शन हो रही थी, वहां पे कोई एक, आप एक काम कर सकते हैं, कोई एक डाइन ऐड कर दीजिए। मतलब मान लीजिए कि ये रिएक्शन हो रही हो, ये आपका क्लोरोबेंजीन था, सपोज क्लोरोबेंजीन, और ये सोडामाइड से आप लोग रिएक्शन करा रहे थे, ठीक है ना, लिक्विड अमोनिया में इसको हीट कर रहे थे। साइमल्टेनियसली आप लोग क्या करिए, इसमें एक तो आप ये कर लीजिए और साथ में एक कोई डाइन डाल दीजिए। जैसे मैंने, मान लो ये जो रिसर्च में यूज किया गया था वही डाइन बता देता हूं, ये मैंने डाइन ऐड कर दिया सपोज। तो अगर बेंजाइन बनेगा तो इसमें आपसे पूछा जाए, अभी मैंने रेडियो एक्टिव नहीं लिया है बेटा, तो आपको फिर रेडियो एक्टिव नहीं लिया है तो NH2 यहाँ लगाओ, एक ही बात है, समझ रहे हो कि नहीं? NH2 को अगर हम कहीं भी लगा दें एक ही बात है। तो ये तो बनता ही बनता है, एनिलीन तो बनता ही बनता है, साथ में आपको एक और प्रोडक्ट मिलेगा जो आपको सरप्राइज करेगा, और वो प्रोडक्ट है ये आपका, आई एम सॉरी, आई मेड मिस्टेक, इसको जरा मैं रिंग साइज बढ़ाऊं। डाइल-सेल्डर रिएक्शन को याद करिए, मैंने पढ़ाया था आपको, ये प्रोडक्ट भी बनता है। तो इस प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कैसे हुआ? ये प्रोडक्ट तभी बन सकता है जब आपका बेंजाइन बना हो। ये तो ठीक है आपका डायरेक्ट उससे बन गया, बट फॉर्मेशन इज पॉसिबल वाया बेंजाइन। कैसे देखना चाहोगे? देखो, बेंजाइन अगर बना होगा तो बेंजाइन ये है, और ये है आपका डाइईन सिस्टम। हम तो बेंजीन से मतलब नहीं, हम तो खाली इस पाई बॉन्ड को देख रहे हैं, एडिशनल डाइनोफाइल, और एक मैंने ये ले लिया। ये अच्छे स्टूडेंट्स के लिए काफी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। अच्छे स्टूडेंट मतलब जो मेहनत करना चाहते हैं, जिनका गोल जेईई एडवांस्ड है। अदरवाइज ये जो नई बात मैंने बताई इसकी जरूरत नहीं है। नॉर्मल आपको बेंजाइन मैकेनिज्म तो हर बच्चे को आना चाहिए। जेईई मेंस, नीट, कहीं भी पूछा जा सकता है, ठीक है? क्लियर हो गई बच्चों? तो यहाँ पे कैसे रिएक्शन होगी आप सबको पता है। डाइल-सेल्डर रिएक्शन कैसे कराते हैं, ये इधर ले आए, मान लीजिए इधर रेडिकल मैकेनिज्म। वैसे तो मैंने कहा था इसकी मैकेनिज्म आपके सिलेबस से बाहर है, ये फोटोकेमिकल रिएक्शन है।
2+4 साइक्लो एडिशन रिएक्शन है, इसकी मैकेनिज्म एंटायरली डिफरेंट है, बट समझने के लिए आप लोग इसको डायल सेंटर की मैकेनिज्म जो थोड़ा सा आइडिया दिया था उसके थ्रू अगर चलोगे, कुछ नहीं, एक काम कर सकते हो, यहाँ से एक फ्री रेडिकल साइट ले आओ इधर, ये समझने के लिए बस ये गलत है, ये मैकेनिज्म ऐसे कुछ नहीं होता है। और आपका एक यहाँ और एक यहाँ, तो ये दो, एक फ्री रेडिकल साइड यहाँ आ गया, एक यहाँ, ये दोनों फ्री रेडिकल साइड मिलकर डबल बॉन्ड बनाएंगे और इन साइड से यहाँ पे भी दो साइड जनरेट करिए, एक यहाँ। आप एक बार डायल सेंटर रिवाइज कर लो तो आपको समझ में आ जाएगा कि मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ। ये बना आपका प्रोडक्ट, तो ये एडवांस में आ सकता है, बाकी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। प्रूव कैसे किया गया, ठीक है बेटा। चलिए, करीब बेंजाइन की कुछ अच्छी बातें मैंने आपको बता दी हैं, खूबसूरत बातें। और अब हम लोग देखेंगे कि अगर हम सब्स्टिट्यूटेड एराइल हैलाइड्स ले लें तो बेंजाइन मैकेनिज्म में कैसे प्रोडक्ट्स बनते हैं। देखिए, प्रोडक्ट्स इन बेंजाइन मैकेनिज्म विथ सब्स्टिट्यूटेड एराइल हैलाइड्स, मान लीजिए, अब ये बेटा क्वेश्चन बहुत आते हैं। मान लो आपने ऑर्थोक्लोरोटोल्यूइन दिया, क्या दिया, ऑर्थोक्लोरोटोल्यूइन, और आपसे पूछे कि इसमें सोडामाइड और लिक्विड अमोनिया सॉल्वेंट, लिक्विड अमोनिया के साथ हीट किया, तो आपसे पूछ देगा मेजर प्रोडक्ट बताओ, मेजर प्रोडक्ट बताओ। ये बहुत आते हैं क्वेश्चन। अब इनको कैसे सॉल्व करना है मैं आपको बताता हूँ। इसे याद करने की कोई आवश्यकता नहीं है, आप थोड़ा सा लॉजिक लगाएंगे, कॉमन सेंस लगाएंगे, आप सॉल्व कर लेंगे। मैं आपको बताता हूँ ये कैसे बनेगा मैकेनिज्म। एक देखो, जैसे ये मैंने CH3 ले लिया है ना, ये जहां बेंजाइन बनाना है आप टेक्निकली पाई बॉन्ड वहीं ले लिया करो। जैसे मुझे इधर तो H है ही नहीं, तो H तो यहीं का निकलेगा, तो ये पाई बॉन्ड यहीं ले लिया मैंने, ठीक है। अब देखो, सबसे पहले क्या होगा, आपका NH2 माइनस आके, मैं स्टेप लिख रहा हूँ बेटा जिससे आपको समझ में आ सके। ये मैंने डायरेक्ट बेंजाइन बना दी, तो बेंजाइन बनने के बाद आपको आसानी होगी। दूसरे स्टेप में आप आंसर बता दोगे, क्या, ये इधर और ये मिथाइल। अब सुनना ध्यान से, ये आपका RDS है, इसमें क्या, ये कौन सा स्टेप है, एडिशन स्टेप नहीं, एलिमिनेशन स्टेप है। एलिमिनेट कर रहे हो ना, H निकाल रहे हो अपने सिस्टम में, तो एलिमिनेशन स्टेप है बेटा, एसिड बेस रिएक्शन है। SNAR में फर्स्ट स्टेप में न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है, यहाँ पे बेस अटैक कर रहा है, यहाँ पे NH2 माइनस एक बेस है, ध्यान रखिए। आइए जरा, अब खेल शुरू होता है कि जब अगला NH2 माइनस आएगा तो क्वेश्चन यही है, तो अब पहले तो क्या था, CH3 नहीं था, तो चाहे यहाँ अटैक करो, यहाँ 50-50% बन गया था, लेकिन अब तो कंट्रोलर लगा है ना। अब सुनो ध्यान से सुनना, आपको करना क्या है, आप यहीं पे थोड़ा सा सोचिए और फिर आगे बढ़िए। अगर इसने यहाँ अटैक किया, देखना यहाँ अटैक किया, तो ये यहाँ आ जाएगा माइनस, ठीक है। फिर ये जब रेजोनेंस में जाएगा तो माइनस यहाँ जाएगा। मैं लिख के बताऊं समझने के लिए, ये इसको साइड X कर देता हूं और इसको साइड Y कर देता हूं। आप समझ लो यार, क्या याद करूं, साइड X पे अटैक किया, मान लो किसने, NH2 ने अगर साइड X पे अटैक किया, तो साइड X पे अगर अटैक किया तो ये इधर घूम जाएगा, ठीक है। तो क्या बना आप बताओ, यहाँ लगा है मिथाइल, ठीक है बच्चों, यहाँ पे आपका ये रहा सारा सेटअप, यहाँ लग गया NH2 और इधर आ गया माइनस। देख लो, ध्यान से देखो, यही होगा कि नहीं, बोलो, यही हो जाएगा, ये गड़बड़ है, देख लो। और अब इसको अगर, अब इसके रेजोनेंस चेक करो, ये यहाँ बस एक बार रेजोनेंस चेक कर लो, तो इसका जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आ रहा है उसमें देखो जरा ध्यान से, आपका माइनस चार्ज यहाँ आ गया, ये इधर, और क्या हुआ बेटा, नहीं लेकिन ये इधर जाएगा कैसे, क्योंकि दो कंसेक्यूटिव डबल बॉन्ड तो आ ही नहीं सकते। क्यों भाई, दो कंसेक्यूटिव डबल बॉन्ड आ सकते हैं क्या, नहीं आ सकते हैं। चलिए जरा इसको हम लोग सोचते हैं, अगर यहाँ माइनस आ गया, और चलो अगर Y पे अटैक करा देते, एक बार ये और देख लेते हैं, सपोज अगर Y पे अटैक करा देते तो ये इधर आ जाता, मतलब क्योंकि रेजोनेंस तो ऐसा पॉसिबल नहीं हो पाएगा ना, ये रिंग में दो कंसेक्यूटिव डबल बॉन्ड तो हाईली अनस्टेबल सिस्टम हो जाएगा। जस्ट अ मिनट, दैट विल टेक केयर ऑफ। इसको एक काम करते हैं, रेजोनेंस की बजाय इसको जरा इंडक्टिव इफेक्ट से सोचिए, तुम रेजोनेंस की बजाय इंडक्टिव इफेक्ट से सोचिए और बताइए कि क्या आंसर आएगा।
इंडक्टिव इफेक्ट से मेजर कौन आएगा, आप तो ये देखो इसमें बेटा रेजोनेंस तो भूल जाओ, ये एक हमने एक गलती कर ली है जिसको हम जल्दी से सुधार देंगे। हम ऐसी गलती बिल्कुल नहीं करना चाहते हैं, हम इसको बिल्कुल हटा देंगे क्योंकि रेजोनेंस प्ले नहीं करेगा। आइए रूट एक्स पे अटैक हुआ, सिर्फ इंटरमीडिएट बना के रख लो, CH3 यहाँ आ जाएगा माइनस, ये रहा खेल, इसको ऐसा रेजोनेंस नहीं चलेगा, छोड़ दीजिए। अब अगर वाई साइड पे अटैक हुआ, इसने वाई पे अटैक कर दिया अगर, तो देखो बेटा वाई पे अटैक किया तो ये मिथाइल है, ये यहाँ ये यहाँ ये यहाँ, वाई पे मतलब इसने वाई पे जाके लग गया तो माइनस कहाँ आ गया, यहाँ आ गया। अब सुनिए रेजोनेंस तो आप देख नहीं सकते, तो सिर्फ इंडक्टिव इफेक्ट से देखना पड़ेगा। इंडक्टिव इफेक्ट डिस्टेंस डिपेंडेंट फिनोमेना है डियर स्टूडेंट्स। इंडक्टिव इफेक्ट जो है वो डिस्टेंस डिपेंडेंट है। अब आप आसानी से कह सकते हो कि ये अनस्टेबल है क्योंकि सिर पे प्लस आई लगा हुआ है, ये तो दूर हो गया ना बेटा, ये तो दूर हो गया, तो इसके कंपैरिजन में स्टेबल है। इसके कंपैरिजन में ये कैसा होगा, स्टेबल होगा, मतलब ऑर्थो वाला प्रोडक्ट मेजर बनेगा। तो आप कुछ नहीं करना होता, सुनो मैं डायरेक्ट बताता हूँ, ये तो सारी कहानी हो गई। ये पॉसिबल है, ये तो फिक्स है कि अटैक करेगा चाहे यहाँ या यहाँ, आप दोनों जगह माइनस लगा के देख लो। यहाँ माइनस लगा के स्टेबल हुआ तो यहाँ अटैक करा दो, यहाँ माइनस लगा के स्टेबल हुआ तो यहाँ अटैक करा दो, सिंपल। तो इसका मतलब क्या हुआ, अब मैं आपको डायरेक्ट कर देता हूँ सॉल्व। आपका ये CH3NH2, और नहीं तो समझना है तो थोड़ी सी मेहनत कर लो, ऑर्थोटोल्विडीन, और एक क्या बनेगा बेटा बोलो, मेटाटोल्विडीन। ये हो जाएगा मेजर। ये मेजर क्यों हुआ, क्योंकि NH2 माइनस है, तो जब यहां लगेगा तो माइनस यहां आएगा, प्लस आई से दूर रखो उसको, तो ये मेजर हो जाएगा। और ये कैसा हो जाएगा बताओ, ये माइनर हो जाएगा। तो इस तरीके से क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि अगर ऑर्थोक्लोरोटोल्विन को सोडामाइड इन लिक्विड अमोनिया रिएक्शन कराया जाए तो कौन मेजर होगा, आपका आंसर होगा ऑर्थोटोल्विडीन, और ये क्या है मेटाटोल्विडीन। मेटाटोल्विडीन ये कम बनेगा, ठीक है। अब लिख लिया, नोट करो, जल्दी से नोट करा करो। अब अगर मैं ऑर्थोक्लोरोटोल्विन की जगह सपोज पैराक्लोरोटोल्विन ले लूं, ऑर्थोटोल्विन, देखो प्रोडक्ट चेंज हो जाएगा। अगर मैंने यहां क्या किया बच्चों, ये मैंने डबल बॉन्ड यहां लेता हूं, ठीक है, पैराक्लोरोटोल्विन ले लिया सपोज ये, तो फटाफट आप लोग जरा बताओ बेंजाइन कैसे बनाओगे। RDS में NH2 माइनस आके इस H को निकाल ले जाएगा, H को निकाल ले जाएगा, तो ये बॉन्ड इधर शिफ्ट होगा और ये इधर निकल जाएगा, ठीक। बेंजाइन कैसे बनेगा, जहां भी पाई बॉन्ड लगाया उसके साइड का H ले जाएंगे, तो ये आपका हो गया बेटा मिथाइल, ये इधर यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड और ये रहा। अब हम लाते हैं दो, देखो NH2 माइनस को मैं साइट X पे अटैक कराता हूं, ये साइट X है। अगर यहां अटैक हुआ तो माइनस इधर जाएगा, क्योंकि अगर इसने यहां अटैक किया तो ये पाई बॉन्ड इधर शिफ्ट हो जाएगा, देख लेते हैं। तो क्या बना बेटा, ये रहा आपका CH3, NH2 आ गया इधर और माइनस आ गया इधर। और अगर इस साइट Y पे अटैक किया NH2 माइनस ने, ये साइट Y है बच्चे, तो अगर इसने यहां अटैक किया, सपोज अगर इसने यहां अटैक किया तो ये बॉन्ड को इधर शिफ्ट होना होगा। तो इंटरमीडिएट बना के देख लो, आपका क्वेश्चन कभी गलत नहीं होगा। देखो, और रेजोनेंस मत लगाना, यहाँ पे आ गया NH2 और आ गया माइनस। अब मुझे देख के बताओ कि कौन स्टेबल है, इंडक्टिव इफेक्ट से चेक करके बताओ बेटा जरा कि कौन स्टेबल है, जल्दी से बोलिए, स्टेबल कौन है भाई, ये स्टेबल होगा क्योंकि प्लस आई से दूर है, ये प्लस आई के बगल में आ गया। तो अगर इस दिस इज लिटिल मोर स्टेबल, अनस्टेबल तो दोनों ही है, लेकिन ये लेस स्टेबल या अनस्टेबल, तो ये थोड़ा सा चेक करना होता है। और बहुत ही खूबसूरती के साथ आप प्रोडक्ट बना लोगे। यहाँ पे फिर वही अमोनिया आएगी और अपना H दे देगी, तो हम अब उतना, ये रहा आपका NH2 मेटाटोल्विडीन, और यहाँ से अगर अमोनिया ने कुछ H देने की कोशिश की तो मेटाटोल्विडीन, और यहाँ से क्या बन जाएगा बताइए, यहाँ से बन जाएगा पैराटोल्विडीन, नेम लिख लेना, ये है पैराटोल्विडीन। और ये क्या है मेटाटोल्विडीन, ये मेजर होगा,
मेजर क्यों हुआ वो उसके इंटरमीडिएट से पता चलता है, ये माइनर है। और सबसे बड़ा झटका आपको लगने वाला है जब हम मेटाक्लोरोटोल्विन लेंगे, क्योंकि वहां आपको बहुत मजा आएगा। मेटाक्लोरोटोल्विन अगर हमने ले ली बेटा तो यू विल हैव ग्रेट फन ओवर देयर, है ना? क्यों, कैसे, आइए देखते हैं। एराइल हैलाइड आज खत्म कर देते हैं, ठीक है, जिससे कि क्या बेनिफिट होगा। एराइल हैलाइड खत्म करते ही हम ऑक्सीजन कंटेनिंग कंपाउंड पे आ जाएंगे, नोट करिए पहले। फिर हम लोग पैराक्लोरो क्या क्या ले लिया हमने, पैरा ले लिया और ऑर्थो दोनों पे बना लिया ना। अच्छा, इस साइन और डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन देखते जाना बेटा। क्लोरो कहाँ लिया था तो माइनर हो गया, डायरेक्ट वाला माइनर है, साइन मेजर है। ये क्वेश्चन आना ही आना है, अच्छे से तैयार कर लो इसको। अब जरा हम लोग थर्ड एग्जाम्पल में मैंने क्या किया, ये रहा मेरा CH3 और अब मैंने मेटा यहां ले लिया, मेटा पे ले लिया सपोज। अब यहां बड़ा खेल खराब होने वाला है क्योंकि बहुत आनंद आने वाला है आप लोगों को। ऑर्थो और पैरा में ना पाई बॉन्ड कहीं तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन इसमें फर्क पड़ेगा। जस्ट अ सेकंड। बेंजीन के दो स्ट्रक्चर बना सकते हैं ना आप। ऑर्थो पैरा में दो रिंग लेके देख लेना, कोई फर्क नहीं पड़ता, इसमें पड़ेगा। मैं बताता हूं आपको कैसे। अगर यहाँ NH2 माइनस आया, बेंजाइन बनाना है तो कौन सा H निकालेगा, इस H को निकालेगा, इस H को निकालेगा ये, ठीक है। तो अगर इस H को निकालता है, इसको थोड़ा सा नीचे बनाता हूं जिससे आपको समझ में आ सके। नोट कर लीजिए बेटा जल्दी से। अगर इस H को निकाल ले जाइए तो ये इधर और ये इधर, रिएक्शन को प्रैक्टिस करो। ये ऐसा नहीं कि आपने बस पढ़ लिया और आ गया। यहाँ बन गई बेंजाइन, ये वैसी बेंजाइन बन गई जैसे हमने किससे लिया था बोलो, जैसा हमने लिया था पैराक्लोरोटोल्विन। लेकिन अगर किसी बच्चे ने कहा नहीं सर मैं तो ऐसा नहीं लूंगा, बच्चे के हाथ में नहीं है, कोई भी ले सकते हैं, रिंग और ये Cl, और इस पे अगर NH2 माइनस डाला गया तो अब ये इस H को निकालेगा और बेंजाइन चेंज हो गया बच्चों, बेंजाइन की पोजीशन ही चेंज हो गई। और अब आएगा आपको असली मजा, क्योंकि पूछा ये जाता है पेपर में कि अगर मेटाक्लोरोटोल्विन लिया जाए और उसको सोडामाइड के साथ हीट किया जाए तो कौन कौन से प्रोडक्ट बनेंगे। जैसे ऑर्थो लिया था तो आपने ऑर्थोटोल्विडीन और मेटाटोल्विडीन आई थिंक बना था। पैरा लिया था तो पैराटोल्विडीन एंड मेटा बना था, यानी मेटा दोनों में ही बना था। अगर हमने मेटा ले लिया तो क्या बनेगा, ये इंटरेस्टिंग है। आइए देखते हैं। यहां पे अगर अब खेल शुरू होगा असली, NH2 माइनस फिर से आएगा और वही फिर दो जगह अटैक, मेजर माइनर चेक करना पड़ेगा। तो मेजर माइनर चेक करने के लिए मैं दो रास्ते बनाता हूं, साइट X साइट Y। ये साइट X ये साइट Y। अगर इसका साइट X पे अटैक हुआ तो माइनस नीचे जाएगा, तो भाई ये हो गया आपका CH3 इधर इधर, ये इधर, यहाँ लग गया NH2 माइनस। पहले ये तो देख लो बेटा कि स्टेबल कौन सा है, समझ गए होंगे आप लोग। और अगर इसने साइड Y पे अटैक किया तो ये इधर आ जाएगा। बहुत मेहनत करनी पड़ती है ऑर्गेनिक में, ठीक है। NH2 यहाँ लग गया और माइनस यहाँ। बोलो कौन ज्यादा स्टेबल है, आप कहोगे सर ये वाला ज्यादा स्टेबल है। क्यों, दूर है, प्लस I से दूर है, तो ये कंपैरेटिवली स्टेबल है, ये अनस्टेबल है। मतलब बनेंगे तो दोनों, अमोनिया आएगा दोनों के पास, लेकिन बच्चों मेजर प्रोडक्ट कौन हो जाएगा, मेटाटोल्विडीन। कमाल है, देखो ध्यान से, CH3 NH2 मेटाटोल्विडीन और इससे क्या बन गया, पैराटोल्विडीन। तो इस रिएक्शन में फिलहाल ये मेजर है और ये माइनर है। मजा तो अभी आएगा जब वो लेंगे। इधर आ जाओ जरा, इसका बेंजाइन तो बनाया नहीं यार हमने, ये बेंजाइन है, ठीक है। इसका भी हम ले लेते हैं साइट X साइट Y और इस पे भी अब फिर से हम मेहनत करते हैं कि क्या होगा एक्चुअली अगर रिएक्शन हो। NH2 माइनस ने अगर आके साइट X पे अटैक किया तो साइट X पे जब अटैक करेगा, मतलब आप देख रहे हो
जब हम मेटाक्लोरोटोल्यूइन ले रहे हैं तो जो बेंजाइन बन रही है, इसकी बेंजाइन देखो और इसकी, ये बेंजाइन बनी थी जब आपने पैराक्लोरोटोल्यूइन लिया था, और ये बेंजाइन बनी थी जब आपने ऑर्थोक्लोरोटोल्यूइन लिया था। लेकिन जब आपने मेटाक्लोरोटोल्यूइन लिया तो बेंजाइन का स्ट्रक्चर दोनों से जो आ रहा था, दोनों मिल रहे हैं यहाँ। समझ में आ रही बात? मतलब ऑर्थोक्लोरोटोल्यूइन लिया तो ये बेंजाइन था, कहां गया ऑर्थो वाला, ये पैरा लिया तो ये था, देखो नोटबुक देखो, और मेटा लिया तो दोनों, तो फिर प्रोडक्ट्स तो बनेंगे ना। साइट एक्स पे अटैक कराओ, NH2 माइनस का साइट एक्स पे अटैक कराया तो ये आपका यहाँ NH2 लग जाएगा, यहाँ माइनस आ जाएगा। स्टेबिलिटी चेक कर लेते हैं, और अगर साइट Y पे अटैक हुआ यहाँ तो NH2 यहाँ लगेगा, ये रहा आपका CH3, दिस और माइनस। कौन सा स्टेबल है? ऑफकोर्स मिथाइल से दूर एक कंपैरेटिवली स्टेबल है, ये अनस्टेबल। तो जो स्टेबल है उससे मेजर बनेगा। लेकिन और देखो कमाल की बात, और तो बनेगा। आप जरा ध्यान से देखेंगे बच्चों, ये क्वेश्चन मल्टीपल करेक्ट में आ सकता है कि व्हेन मेटाक्लोरोटोल्यूइन इज ट्रीटेड विद सोडामाइड द प्रोडक्ट्स फॉर्म्ड आर, द आंसर विल बी ऑर्थोटोल्यूडिन, मेटाटोल्यूडिन, पैराटोल्यूडिन, ऑल थ्री। दैट इज द ग्रेट क्वेश्चन। ओके, ये स्टेबल है तो इस पे पहले एडिशन स्टेप करा देते हैं फटाफट हम लोग। तो ये बन गया, इस रूट से ये मेजर हो जाएगा, और ये वाला यहाँ पे अगर अमोनिया डाला गया तो क्या होगा बोलिए, वो इस रूट से माइनर हो जाएगा। लेकिन दोनों में से कोई भी स्ट्रक्चर लो, मेटा बन ही रहा है। यहाँ भी मेटा बना था, कहाँ गया मेटा, जो कि मेजर था, इसमें ये मेजर था लेकिन यहाँ ये माइनर हो गया। तो ओवरऑल जो इस क्वेश्चन पूछा जाता है यहाँ पे, वो क्वेश्चन ये पूछते हैं बेटा कि आपको, जैसे एल्काइल हैलाइड में आपको बताऊं, एल्काइल हैलाइड कौन सी ली है और प्रोडक्ट्स कौन कौन से बन रहे हैं ड्यूरिंग बेंजाइन रिएक्शन। तो एल्काइल हैलाइड मान लीजिए आपने लिया है ऑर्थोक्लोरोटोल्यूइन, एल्काइल नहीं, एराइल हैलाइड, सॉरी, अरे यार ये एल्काइल हैलाइड क्यों आ रहा है, एराइल हैलाइड होगा, एराइल हैलाइड, ठीक है। तो ऑर्थोक्लोरोटोल्यूइन ले लो जरा, ऑर्थोक्लोरोटोल्यूइन, तो क्या क्या बना था बोलो, इससे बनता है ऑर्थो एंड मेटाटोल्यूडिन। मैं एक काम करता हूँ, ये चलो बना लो, ऑर्थो एंड मेटाटोल्यूडिन, ठीक है। अगर आपने पैराक्लोरोटोल्यूइन लिया, पैराक्लोरोटोल्यूइन, तो प्रोडक्ट क्या बना था बताओ, मेटा एंड पैराटोल्यूडिन। कौन मेजर है वो आप देख लीजिए, मेटा एंड पैराटोल्यूडिन। और अगर आपने मेटाक्लोरोटोल्यूइन लिया तो आंसर आएगा ऑल थ्री। ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं, आंसर आएगा ऑर्थो मेटा पैराटोल्यूडिन। ये टेबल आपको हमेशा याद रखना, नोट करें, बनाइए, लिख लीजिए जल्दी से। तो ये था बेटा बेंजाइन मैकेनिज्म, जिसको हमने शानदार तरीके से कंप्लीट कर लिया है। आपको एक स्ट्रॉन्ग माइनस आई ग्रुप लगा के भी बता देता हूँ, और थोड़ा सा आपको समझ में आ जाएगा, और उसके साथ ही बेंजाइन मैकेनिज्म कंप्लीट हो जाएगी। देखो, अगर हम ये आई थिंक क्लैडन का एग्जांपल है, मान लो ये ले लिया मैंने, अभी तो टोल्यूइन लिया था, CF3 और यहाँ Ca, वेरी स्ट्रॉन्ग माइनस आई ले लिया। अब देखो डायरेक्ट सॉल्व करना सिखाता हूँ। NaNH2 इन लिक्विड अमोनिया, लिक्विड अमोनिया में आपने हीट किया तो मेजर प्रोडक्ट मांगता है आपसे। अब देखो बहुत आराम से बिना मैकेनिज्म देखे कैसे सॉल्व करना है, सुनो। Cl हटेगा, बेंजाइन बनेगी यहाँ, या तो माइनस यहाँ या माइनस यहाँ। ग्रुप कौन सा लगा है देखो, ग्रुप कौन सा लगा है, CF3, एक स्ट्रॉन्ग माइनस आई है, मतलब यहाँ माइनस आना अच्छा है, क्योंकि ये माइनस उससे दूर हो जाएगा, ठीक है नहीं। तो यहाँ अगर माइनस आना अच्छा है, तो यहाँ माइनस कब आता है, जब NH2 माइनस का यहाँ अटैक हो। तो इसके जो प्रोडक्ट आप एक्सपेक्टेड प्रोडक्ट लिखोगे, तो आप CF3, यहाँ बेंजाइन बनेगा, ठीक है, और मैंने लिख दिया एक आपका यहाँ पे NH2 और एक, अब आप लोग मैकेनिज्म से सॉल्व करो या डायरेक्ट सॉल्व करो, ये आपके ऊपर है बच्चों। यहाँ NH2 आपको मालूम है कितना बनता है, ओनली 100%। इतना स्ट्रॉन्ग माइनस आई ग्रुप है, और ये अप्रोक्स 0% बनने ही नहीं देता, ठीक है ना।
बात समझ में आए? ऐसा कैसे हुआ, इसकी मैकेनिज्म लिख के आप लोग ट्राई करना। NH2 यहाँ का H निकालेगा, ये Cl हटेगा, बेंजाइन बनेगी और फिर NH2 माइनस आके अटैक करेगा, और जब NH2 माइनस यहाँ आके अटैक करेगा तो आइदर माइनस यहाँ या यहाँ आएगा। अगर यहाँ माइनस लाए तो फायदा है, क्योंकि स्ट्रॉन्ग CF3 ग्रुप माइनस I ग्रुप लगा हुआ है। तो जब यहाँ पे माइनस आ जाएगा तो यहाँ माइनस आना स्टेबल है और यहाँ माइनस आना स्टेबल है, तो यहाँ पे NH2 का अटैच स्टेबल है, अटैक स्टेबल है, इसलिए ये प्रोडक्ट मेजर होगा। तो बेटा ये बेंजाइन मैकेनिज्म आज आप लोगों का कंप्लीट हो गया है, ठीक है। आफ्टर बेंजाइन मैकेनिज्म, एराइल हैलाइड में हम लोगों ने बेंजाइन मैकेनिज्म तो सीख लिया बेटा। नेक्स्ट रिएक्शन इज फिटिक रिएक्शन, ठीक है। ऐसे नहीं यार, बेंजाइन मैकेनिज्म बहुत अच्छे से करना है, क्योंकि ये क्वेश्चन मोस्टली आता ही आता है। अब 2-3 और नॉर्मल रिएक्शंस एराइल हैलाइड्स के कंप्लीट कर लेते हैं। तो फिटिक रिएक्शन पहले भी बताया है मैंने आपको। फिटिक रिएक्शन क्या है? अगर आप एराइल हैलाइड्स को, जैसे क्लोरोबेंजीन ले लिया, वुड्स जैसी रिएक्शन है, सोडियम के साथ 2 मोल आपने ये ले लिया बेटा। इसको अगर हमने ड्राई ईथर के साथ, ड्राई ईथर में सॉरी एज अ सॉल्वेंट यूज किया, तो क्या फॉर्म हो जाएगा? बाइफिनाइल। इसको क्या कहते हैं? बाइफिनाइल, आइसोलेटेड सिस्टम। इसमें दोनों रिंग की एरोमेटिसिटी इंडिविजुअली चेक करनी होती है। इसी में एक आपने पढ़ा है वुड्स फिटिक रिएक्शन, पढ़ा है? वुड्स फिटिक रिएक्शन मैंने बताया भी था। वुड्स ने क्या लिया था बताइए? वुड्स ने लिया था बेटा आपका एल्काइल हैलाइड और फिटिक ने लिया एराइल हैलाइड। अब यहाँ मिक्स कर दो, जैसे आपने मान लो मिथाइल ब्रोमाइड ले लिया और सोडियम के साथ रिएक्शन करा दी। मैकेनिज्म पहले देख चुके हो आप लोग। और यहाँ हमने क्या ले लिया? एराइल हैलाइड, ये ट्वाइस NaDr बाहर, ड्राई ईथर की प्रेजेंस में रिएक्शन क्या बन जाएगा? देखो, टॉल्यूइन। अब आपको जो भी एल्काइल बेंजीन बनानी है उस टाइप का आप लोग क्या करोगे बच्चों? उस टाइप का यहाँ पे एल्काइल ग्रुप ले, ठीक है। बाइफिनाइल बनाने की एक और रिएक्शन है एराइल हैलाइड्स में, उसको कहते हैं उल्मान रिएक्शन। उल्मान रिएक्शन उल्मान और फिटिक में ज्यादा डिफरेंस नहीं है। उल्मान ने आयोडोबेंजीन लिया था, क्योंकि आयोडीन का डिपार्चर कंपैरेटिवली आसान है, कार्बन आयोडीन बॉन्ड वीक होता है, और सोडियम की जगह कॉपर ले लिया था उन्होंने। बस उस कॉपर लेने से वो ड्राई ईथर वाली टेंशन खत्म हो गई। CuI, ठीक है, सॉरी, यहाँ पे आपकी रिंग और ये आपका ड्राई ईथर की जरूरत नहीं है। 2 मोल Cu2I2, क्यूप्रस आयोडाइड निकल जाएगा और अगेन बाइफिनाइल, क्या बनेगा? बाइफिनाइल बन जाएगा और ये आपका Cu2I2 या 2 मोल ऑफ CuI रादर, है ना। CuI इज मोर एक्यूरेट देन Cu2I2। तो ये आपका है बेटा उल्मान रिएक्शन, नोट करिए इसको। और लास्ट रिएक्शन है एराइल हैलाइड्स में, जो कि सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि बहुत इम्पोर्टेंट इंसेक्टिसाइड बनता है उस रिएक्शन से। आप लोगों ने मे भी नेम सुना भी हो, आई होप आपने सुना होगा बेटा। वो रिएक्शन इंसेक्टिसाइड है DDT। इससे पहले बेंजीन में मैंने BHC बनाना सिखाया था, अब DDT कैसे। देखिए नेक्स्ट रिएक्शन, लास्ट है रिएक्शन विथ क्लोरल। क्लोरल जानते हैं, ट्राइक्लोरोएस्टल्डिहाइड को क्लोरल बोलते हैं, ठीक है ना। ट्राइक्लोरोएस्टल्डिहाइड को क्लोरल बोलते हैं। तो क्लोरल के साथ, क्लोरल इज CCl, इसके साथ क्लोरोबेंजीन की 2 यूनिट्स, H पैरा पोजीशन का 2 मॉलिक्यूल H और कंसंट्रेटेड H2SO4। कंसंट्रेटेड H2SO4 अगर रिएक्शन में दिख रहा है और हीट करते हुए दिखाया जा रहा है तो समझ लीजिए डिहाइड्रेशन की प्रोबेबिलिटी है। डिहाइड्रेट हो जाएगा, ये वाटर निकल जाएगा और क्या बना? Cl C आपका एक H आ गया, ये नीचे था जो, यहाँ एक रिंग लग जाएगी Cl, यहाँ एक रिंग लग जाएगी C। ये है बेटा, इसको आप याद रखें क्योंकि बहुत पूछा जाता है। ये है DDT। DDT में इस D का मतलब है डाई, इसका फुल फॉर्म बताता हूँ। ये D मतलब डाई क्लोरो, फिर ये D डाई फिनाइल, डाई
फिनाइल डाइक्लोरो डाइफिनाइल, फिर ये जो टी है ये है ट्राइक्लोरो इथेन, डाइक्लोरो डाइफिनाइल, डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरो और 2 कार्बन है तो इथेन। ठीक है ना। इसका बारे में कुछ जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो मैं बता दूं। इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ध्यान रखिए, यही आ जाएगा आपके जेईई मेंस के लिए, तो यही क्वेश्चन अच्छा है। क्लोरीन कितने होते हैं पूछ लेगा आपसे डीडीटी में। इंटीजर आजकल 5 क्वेश्चन आ रहे हैं तो कुछ भी पूछा जा सकता है। तो 1 2 3 4 5 इसमें मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। कार्बन कितने हैं देखो, क्लोरीन याद रखो, बेसिकली क्लोरीन पे ही क्वेरी हो सकती है। 5 क्लोरीन होते हैं डीडीटी में। कार्बन कितने हैं 6 6 12 13 14, C14 H9 होंगे देख लो। इन 1 2 3 4 यहाँ तो हाइड्रोजन होगा नहीं, वैलेंसी सेटिस्फाइड है 4 यहाँ 5 6 7 8 और एक ही 9 H9 एंड Cl5। तो नंबर ऑफ क्लोरीन एटम्स डीडीटी में पूछा जा सकता है, अभी तक आया तो नहीं है। ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है, नंबर ऑफ क्लोरीन एटम्स इन डीडीटी दिखवा देते हैं, हो सकता है आपके पेपर में आ जाए 5। ठीक है ना। क्लोरीन में 5 सॉरी डीडीटी में 5 क्लोरीन होते हैं, 2 बेंजीन रिंग है, एरोमेटिसिटी भी है कंपाउंड के अंदर। ठीक है बेटा। इसके अलावा इसका आईयूपीएसी बता दूं, ये यूज कहाँ होता है, पावरफुल होता था, अब यूज नहीं होता है। क्लोरीन के जितने कंपाउंड्स हैं उनका इन्वॉल्वमेंट है ओजोन लेयर के डिप्लेशन में, इसलिए वर्ल्ड वाइड बैन कर दिया गया है क्लोरीन। जैसे बीएचसी में भी मैंने बताया था आपको, बैन हो गई है। तो पावरफुल इंसेक्टिसाइड। और इसका आईयूपीएसी नेम क्या होगा देखो, ये पैराक्लोरोफिनाइल है ना, यहां से नंबरिंग होगी 1 2, इसमें बाकी कोई फंक्शनल ग्रुप तो है नहीं, तो 2 पे क्या लगा हुआ है देखो 2,2 बिस ब्रैकेट। पैराक्लोरो लिख लो या 4 क्लोरो दोनों चल जाएगा। पैराक्लोरोफिनाइल 1,1,1 ट्राइक्लोरो इथेन, ये इसका आईयूपीएसी। 2,2 बिस पैराक्लोरो या 4 क्लोरोफिनाइल 1,1,1 ट्राइक्लोरो इथेन। ये है बेटा इसकी एराइल हैलाइड्स की एक बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन। ब्रदर क्लोरोबेंजीन की एक बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन आप कह सकते हैं। क्लोरोबेंजीन ही लेना पड़ेगा, बाकी नहीं चलेगा, क्योंकि डीडीटी में क्लोरीन ही है। तो ये था, इसको बैन कर दिया गया है बिकॉज ऑफ इन्वॉल्वमेंट ऑफ क्लोरीन फ्री रेडिकल। लिख लेना, इट हैज बीन बैन वर्ल्ड वाइड ड्यू टू इन्वॉल्वमेंट ऑफ क्लोरीन फ्री रेडिकल इन ओजोन लेयर डिप्लेशन। ठीक है, नोट हो गया। एक और छोटी सी बात, हालांकि जीओसी में कवर कर चुके हैं, लेकिन फिर भी मैं आपको थोड़ा सा आइडिया दे देता हूं। एराइल हैलाइड्स की ईएस रिएक्शंस नेक्स्ट केमिकल प्रॉपर्टी में, इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस ऑफ एराइल हैलाइड्स। आपको मालूम है कि हेलोजेंस वीकली डीएक्टिवेटिंग ऑर्थोपैरा डायरेक्टर्स हैं, लिख लेना, हेलोजेंस आर वीकली डीएक्टिवेटिंग ऑर्थोपैरा डायरेक्टर्स, देयरफॉर ऑर्थोपैरा सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट्स आर फॉर्म्ड। एक एग्जांपल भी देख लो, जैसे इनकी रिएक्शन ध्यान रखना, एराइल हैलाइड्स, ये पॉइंट भी लिख लीजिए। EAS में आपने क्या लिखा, हेलोजेंस आर वीकली डीएक्टिवेटिंग ऑर्थोपैरा डायरेक्टर्स, देयरफॉर ऑर्थोपैरा सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट्स आर फॉर्म्ड। इसके बाद देखना, द रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ एराइल हैलाइड्स in EAS is slower in comparison to बेंजीन itself, क्योंकि डीएक्टिवेटर है। जैसे मान लो क्लोरीन लगा है और आपने क्लोरीन से ही रिएक्शन करा दिया, एनहाइड्रस AlCl3, क्लोरीनेशन कर सकते हो आप, नाइट्रेशन कर सकते हो, सल्फोनेशन कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो। रिएक्शन पड़ी हुई, जस्ट एक आपको आइडिया देना था। ऑर्थोक्लोरोटॉल्विन जिसका डाइपोल मोमेंट होगा, और एक पैराक्लोरोटॉल्विन, सॉरी टॉल्विन आई एम सेइंग, आई मेड मिस्टेक, ऑर्थोडाइक्लोरोबेंजीन एंड पैराडाइक्लोरोबेंजीन प्लस HCl। ऐसी नाइट्रेशन करोगे तो यहाँ नाइट्रो लग जाएगा ऑर्थो और पैरा पे, सल्फोनेशन करोगे ऑर्थो पैरा पे सल्फोनेशन लग जाएगा। तो कोई नई रिएक्शन नहीं है, एक बेसिक आइडिया देना था। तो इसी के साथ बेटा आपका एराइल हैलाइड टॉपिक सक्सेसफुली कंप्लीट हो चुका है, ठीक है ना। अब इसके बाद
इसी टॉपिक में हम लोग ग्रिग्नार्ड रिएजेंट सेपरेटली पढ़ने वाले हैं। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। एक क्वेश्चन तो आप मान के चलिए मोस्टली पूछा ही जाता है, क्योंकि मैक्सिमम ऑर्गेनिक सिंथेसिस में जीआर का इन्वॉल्वमेंट है, जीआर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ओके, तो नेक्स्ट मीटिंग में हम लोग ग्रिग्नार्ड रिएजेंट शुरू करेंगे। ओके, टिल देन ये आपका एराइल हैलाइड कंप्लीट हो गया है, इसको अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिए, क्वेश्चन सॉल्व करिए। ओके, फिर मिलते हैं जल्दी ही। थैंक यू वेरी मच।